but there is a slight trend change in 2025. 29 questions have come. So on an average you can assume कि 27 तो आएंगे ही. So I hope now you're not worried about your level of proficiency in any language, and now you'll look at the RC from a very objective way. One most important quality needed for CSAT passages is focus. एक ही बार में पढ़ के समझ जाना, एकदम अटमोस्ट फोकस से अपने जिंदगी का सबसे अच्छा 1 मिनट फोकस पैसेज पढ़ते वक्त होना चाहिए कि समझ गए भाई क्या बोला तुमने. Based on the 5 years PYQ analysis of CSAT, these are the 7 themes and 7 types of questions that come in the examination. To clear UPSC prelims examination, we need to cross the GS cutoff and qualify for CSAT paper. Qualifying criteria for CSAT paper is 33%. That is equivalent to 67 marks. However, from last few years, difficulty level has gone so up that ये 67 marks लाना भी बहुत मुश्किल हो गया है. पर CSAT पेपर की एक अच्छी बात है कि हमें इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिससे हमारा CSAT क्वालिफाई हो जाए. Hi everyone, my name is Neetu. I am faculty and mentor at UPSC Prep. एंड आज के वीडियो में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मोस्ट इफेक्टिव मैनर में अप्रोच करना सीखेंगे. इन टुडेज वीडियो आई विल डिस्कस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड उनको मोर एक्यूरेटली कैसे अटेम्प्ट किया जाए वो हम सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सो लेट मी टेल यू दैट CSAT पेपर में टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं. मेजरली ब्रॉड डिवीजन है जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है जो कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वन पार्ट जिसमें अप्रॉक्स 27 क्वेश्चंस आते हैं. हाउएवर हम इसका ट्रेंड एनालिसिस भी एक बार देखेंगे इन टुडेज वीडियो इटसेल्फ. देन देयर इज अनदर सेक्शन विच इज लॉजिकल रीजनिंग. इसके 13 क्वेश्चंस आते हैं. फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग का जो ट्रेंड है वो कम हो रहा है. एंड देन देयर इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज मैथ्स एक्चुअली, और इसका ट्रेंड थोड़ा इंक्रीजिंग है. एंड अप्रॉक्स हाफ पेपर जो है वो मैथ से भरा होता है एंड इसमें थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है फॉर मेनी एस्पिरेंट्स. हाउएवर दिस 27 क्वेश्चंस जो हैं ये 1/3 ऑफ द पेपर बनाएगा, जो कि अगर हम सारे के सारे सही कर दें तो डेफिनेटली इससे हमें क्वालिफाइंग मार्क्स मिल जाएगा. पर ऑफकोर्स सारे सही होना इज नॉट पॉसिबल क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी सब्जेक्टिविटी भी होती है, हमसे मिस्टेक्स हो सकते हैं. तो हमें इन दोनों सेक्शन से भी थोड़े क्वेश्चंस करने पड़ेंगे सॉल्व. बट टुडेज फोकस विल बी हियर इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो लेट्स डू सम मैथ्स. फॉर क्वालिफाइंग CSAT वी नीड 33%, 1/3 जो कि 67 मार्क्स होता है. तो पहले आपका डर कम करने के लिए सो दैट यू डोंट फियर कि मैं कैसे 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ जब मेरा मैथ्स बहुत वीक है और आई एम नॉट गुड एट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और समथिंग लाइक दैट. सो डोंट वरी. Think if you just pick 35 good questions, good I mean easy questions which are doable, where you can increase your accuracy and you can solve these 35 question. इन 35 क्वेश्चन में अगर आप 30 भी सही करते हैं एंड 5 भी अगर आपके गलत हो जाते हैं तो भी यू विल बी कंफर्टेबली क्लियरिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स, यू विल बी गेटिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स. पर ऑफकोर्स 35 इज अ नंबर जो थोड़ा अनसेफ हो सकता है. I will discuss the reasons for it in the upcoming sessions and in today's session as well. तो हम 35 to 40 ट्राई कर सकते हैं, बट डोंट वरी, इवन इफ यू कैन डू 35 क्वेश्चन तो भी कट ऑफ क्लियर हो सकती है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द मैथ्स. और इन 35 क्वेश्चंस में हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इफ यू आर नॉट वेरी गुड एट मैथ्स or logical reasoning, then the reading comprehension will play a major role. And in 35 में से approx 25 questions जो हैं that can be from reading comprehension. आप try करते हैं solve कर सकते हैं reading comprehension के 25 question with high accuracy solve करने की. Okay, so now we will discuss the reading comprehension trend analysis. So here I have noted down from every year. तो generally आप देखिए तो 27 question का एक trend रहा है. आई थिंक 2020 में भी 27 क्वेश्चंस थे, बट बिफोर दैट 2019 एंड ऑल में इट वाज मोर देन 27 क्वेश्चन. बट देयर इज अ स्लाइट ट्रेंड चेंज इन 2025. 29 क्वेश्चंस हैव कम. सो ऑन एन एवरेज यू कैन अज्यूम कि 27 तो आएंगे ही. 2026 का ट्रेंड वी आर नॉट वेरी श्योर कि ये 29 कंटिन्यू होगा और 27. बट वॉट एवर आवर डेटा एनालिसिस इज बेस्ड ऑन दैट वी कैन अज्यूम दैट 27 तो आने ही वाले हैं. So we can target for these 27 questions. Okay. So let's understand what RC really tests.
मतलब यूपीएससी ये सीसैट का पेपर ले क्यों रहा है? सीसैट का फुल फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. सो इट इज टेस्टिंग द एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, बिकॉज सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं आप. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन पैसेज दिया होता है, उससे आपको अंडरस्टैंड करना होता है, कॉम्प्रीहेंड करना होता है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यू रीड इट, कॉम्प्रीहेंड. कॉम्प्रीहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट थिंग दैट इज बीइंग सेड एंड टोल्ड टू यू. तो जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो देयर विल बी मेनी स्कीम्स, फाइल्स एक्सेट्रा दैट विल बी गिवन टू यू. सो आपको उन सारे स्कीम्स को, फाइल्स को या डेटा को रीड करके उसको एनालाइज करके कॉम्प्रीहेंड करना होगा. सो दैट इज वाई दिस एप्टीट्यूड टेस्ट इज देयर. सो हाउएवर आरसी जो है ये कॉम्प्रीहेंशन लेवल टेस्ट करता है. इट इज नॉट टेस्टिंग लैंग्वेज और प्रोफिशिएंसी और फ्लुएंट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और फ्लुएंसी लेवल. मतलब यू नीड टू हैव अ वेरी गुड इंग्लिश और वेरी गुड हिंदी टू क्लियर गिव लाइक गेट द राइट आंसर्स इन आरसी इज नॉट फैक्चुअली करेक्ट. क्योंकि पूरा पैसेज दिया है, उसको रीड करके यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड एट द बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश. इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश एट अ डिसेंट लेवल, यू आर रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर्स, it's good enough. It is not testing the proficiency or fluency in English language. It does not measure your vocabulary knowledge कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया वर्ड पता है एकदम, या आप बहुत अच्छे वर्ड्स मेमोराइज करके आए हैं कि मतलब क्या ही कर दोगे उन वर्ड्स का पेपर में, या सारे वर्ड्स का मतलब समझ जाएगा. ग्रामर एक्सपर्टीज, टेक्निकल रूल्स पता है क्या कि क्या पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, कुछ ये सब भी नहीं है. नेटिव स्पीकर लेवल लैंग्वेज की, अंग्रेज हैं हम सारे के सारे, और ब्रिटिश इंग्लिश आती है, यूएस इंग्लिश, कुछ नहीं. बेसिक इंग्लिश या बेसिक हिंदी, क्योंकि पेपर दो ही लैंग्वेज में आता है इसीलिए आई एम यूजिंग दीज टू लैंग्वेजेस. तो इंग्लिश या हिंदी अगर आपके ठीक हो, बेसिक लेवल पे हो, तो भी आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक पैसेज दिया होता है. देयर विल बी 7-8 लाइन्स विच यू कैन रीड, अंडरस्टैंड एंड like comprehend them and get to the answer. So basically RC is the ability to comprehend and understand the written information. Something is written and you are able to understand it. For example, we do read newspaper. न्यूज़पेपर का आप एडिटोरियल पढ़ते हैं या कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद आप उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू ट्राई टू गेट द डेटा कि अच्छा क्या बोला था इस न्यूज़ आर्टिकल में, या उसका क्या इंटेंट था, क्या अच्छा बोला बुरा बोला. मतलब न्यूज़पेपर्स भी कुछ कुछ आप लोगों को पता है कि कोई गवर्नमेंट के बहुत अगेंस्ट पॉलिसी को क्रिटिसाइज ही करता रहता है, कोई बहुत पॉलिसी की तारीफ ही करता है. सो आफ्टर रीडिंग इट यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड दैट व्हाट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल सेड. तो बेसिकली वही है, उससे ज्यादा नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फियर नहीं रखना है बहुत ज्यादा कि पता नहीं मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, सो आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द आरसी. ऐसा कुछ नहीं है. रीड करना है, क्या बोल रहे हैं पैसेज में, उसको समझने की कोशिश करनी है, और जो क्वेश्चन पूछा है देखना है उसका आंसर अपने को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. दैट्स ऑल. So what skills you need, as I already said, synthesizing the information and drawing logical conclusions. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया न्यूज़पेपर पढ़ने का. सो यू हैव टू सिंथेसाइज द इन्फॉर्मेशन. कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, अगर आपको, आप वर्क करते हैं, आपके सुपीरियर्स के अंडर कोई पॉलिसी बना रहे हैं एंड देयर इज अ पॉलिसी फॉर सपोज वुमेन वेलफेयर के लिए, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आपको वुमेन की पूरी लाइफ साइकिल, ये वो हर स्टेज के लिए कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी कि इसके लिए ये स्कीम, तो आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, उसका एम समझ पा रहे हैं. दैट इज वॉट इज एक्सपेक्टेड, दैट यू आर एबल टू सिंथेसाइज द इन्फॉर्मेशन. Okay, so I hope now you're not worried about your level of proficiency in any language, and now you'll look at the RC from a very objective way. Okay, so let's understand how passages are framed first of all. कि अभी और ये ना, ये एक्टिविटीज आपको समझ आ जाएगा कि पैसेज के किस पार्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी. दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग कि आप ही सोचो, आपको कोई पैसेज बनाना है, सपोज आपको एक पैसेज लिखना है ऑन काउ. काउ क्या है? एक एनिमल है. तो कुछ इंट्रोडक्शन लिखते हैं हम लोग पहले. इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरीली, क्योंकि पैसे छोटे होते हैं, ऐसे नहीं है, तो फिर कैन बी शॉर्ट ऑल्सो. बट सपोज यू आर गिविंग सम इन्फॉर्मेशन कि यू आर गोइंग टू राइट ऑन काउ. खुद से बैठो ना, सोचो. वेन यू विल ब्रेन स्टॉर्म ना, एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस. काउ के लिए क्या लिखोगे? काउ इज एन एनिमल, 4 लेग्ड एनिमल है, ऐसा कुछ तो लिख दोगे. 4 लेग्ड एनिमल है, मैमल है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेगा, मिल्क, पनीर, ऑल ऑफ इट कैन बी यूजफुल फॉर डाइवर्स इनकम फॉर फार्मर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आप उसको एक कोर आइडिया दोगे कि बहुत ही यूजफुल और सेक्रेड एनिमल, ऐसा कुछ लिख दोगे. एंड देन आप सपोर्टिंग आइडिया दोगे कि क्यों भाई, क्यों यूजफुल है काउ, क्योंकि आप पनीर बना सकते हो, मिल्क प्रोडक्ट्स बना सकते हो, एडिशनल इनकम मिल जाएगी फार्मर्स को. एंड फिर कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि हाँ, हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री की तरफ ध्यान देना चाहिए, कुछ भी. Something like these can be
like prepared in a passage. Okay, so now we'll see one passage. I think this passage I have included from 2025 itself, so we'll look at it. थोड़ा समझते हैं कि पैसेज कैसे लिखा है। तो ये देखिए, इंट्रोडक्शन क्या लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सजेस्ट्स देयर इज, कुछ तो हिस्टोरिकल बेसिस पे ये इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे, एंड द पैसेज इज अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी। देयर इज अ स्टीप लर्निंग कर्व, meaning that as more is produced, cost falls rapidly because of the economies of scale and learning by doing. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन और कोर आइडिया दे दिया है। सो हिज कोर, दिस पैसेज का कोर आइडिया क्या लग रहा है हमें, कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात है मेजर। सी, while reading the passage, while reading the passage, whatever is your language, in whichever language you think, उसको सोचते चलो कि अच्छा पैसेज किस बारे में बोल रहा है। अब रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पैसेज और आपका दिमाग अभी तक वो काव पे अटका होगा, देन इट कैन नॉट हेल्प यू। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी नीडेड फॉर सीसैट पैसेजेस इज फोकस। एक ही बार में पढ़ के समझ जाना, एकदम अटमोस्ट फोकस से, अपने जिंदगी का सबसे अच्छा 1 मिनट फोकस पैसेज पढ़ते वक्त होना चाहिए कि समझ गए भाई क्या बोला तुमने। तो अब हम क्या, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं दिमाग में क्या चल रहा है, आई एम शोइंग माई थिंकिंग ऑल्सो, आई विल बी शेयरिंग दैट। तो इंट्रोडक्शन जैसे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्ट्री रिलेटेड कुछ, तो रिन्यूएबल एनर्जी सजेस्ट दैट देयर इज अ स्टीप लर्निंग कर्व, ये कुछ तो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। मीनिंग दैट एज मोर इज प्रोड्यूस्ड कॉस्ट फॉल्स रैपिडली बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कॉस्ट कम हो जाती है रिन्यूएबल एनर्जी की। लर्निंग बाय डूइंग, धीरे धीरे करते रहो और सीखते रहो। द फर्म्स ग्रीन इनोवेशन इज पाथ डिपेंडेंट, द मोर फर्म डज द मोर इट इज लाइकली टू डू इन द फ्यूचर। अच्छा, रेगुलर करते रहेंगे तो इट इज मोर लाइकली डू। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर दिस, एविडेंस की बात कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स आ गए यहाँ पे, ये रहा एग्जाम्पल्स, है ना, उनको सजेस्ट भी करना है ना। एविडेंस फॉर दिस इज द कोलैप्स इन द प्राइस ऑफ सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी का एग्जाम्पल है, पर ये एग्जाम्पल है क्योंकि मेन आइडिया तो अपना रिन्यूएबल एनर्जी है इनका, है ना। सोलार एनर्जी विच बिकेम अबाउट 90% चीपर ड्यूरिंग द 2010s, मतलब ये वाला जो आइडिया इकोनॉमीज ऑफ स्केल से कॉस्ट रैपिडली फॉल होता है, इसका ये रहा एग्जाम्पल। ये आपको पढ़ते वक्त दिमाग में चलना चाहिए कि भाई यही है मेन आइडिया, कि कॉस्ट कम हो जाएगा अगर इकोनॉमी ऑफ स्केल है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। अब ये पूरा उनका है, अपने आइडियाज को वो बैक कर रहे हैं विथ एग्जाम्पल एंड सपोर्टिंग आइडियाज वो लिख रहे हैं। ये सब कुछ काम का नहीं है। ड्यूरिंग द 2010s रिपीटेडली बीटिंग फोरकास्ट, मूविंग अर्ली एंड ग्रेजुअली गिव्स, अब ये यहाँ पे उनके कंक्लूडिंग मार्क या टुवर्ड्स द एंड आ चुके हैं। मूविंग अर्ली एंड ग्रेजुअली गिव्स इकोनॉमीज मोर टाइम टू एडजस्ट, मतलब अपने आइडिया को फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई देखो, मूविंग अर्ली एंड ग्रेजुअली गिव्स इकोनॉमीज मोर टाइम टू एडजस्ट, अलाउिंग देम टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट without which without much disruption a late more chaotic transition is costlier। मतलब ये उनका काइंड ऑफ कंक्लूजन है कि लेट करोगे तो chaotic ट्रांजिशन होगा, अर्ली स्टार्ट करना है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहेगी तो रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी चीपर। समझ आया हाउ पैसेज इज फ्रेम्ड। खुद भी मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी कि आप खुद ही इंट्रो बॉडी कंक्लूजन टाइप का लिखेंगे, और ये छोटा सा पैसेज फ्यू लाइंस का, इसमें उन्होंने एक इंट्रोडक्शन, हल्का हिस्टोरिकल टच एंड देन कोर आइडिया दे दिया इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड उसके कॉस्ट रिलेटेड, एंड देन ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ सपोर्टिंग एग्जाम्पल एंड फैक्ट्स देना पड़ेगा। आप कोई भी स्टेटमेंट देके उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो। तो द ऑथर विल गिव सपोर्टिंग एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट्स एंड देयर आफ्टर देयर विल बी सम कंक्लूजन और सम वे फॉरवर्ड, समथिंग टू एंड द पैसेज। अंडरस्टूड हाउ पैसेज इज फॉर्म। तो जनरली पहले दूसरी तीसरी लाइन के में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और कोर आइडिया थीम होता है, और एंड में कंक्लूडिंग मार्क्स और वैसा होता है, बीच में ज्यादा करके एलोबरेशन एंड सपोर्टिंग आइडियाज होते हैं। दिस इज जनरल। तो आपको ये पैसेज का फ्रेमिंग समझ आ गया, ठीक है। अब रूल्स देखेंगे कुछ सॉल्व करने के लिए कि व्हाट आर द रूल्स टू सॉल्व द आरसी। फर्स्ट थिंग, पैसेज इज फाइनल, जो लिखा है वही मानना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपनी कोई भी ओन बिलीफ सिस्टम, कोई जनरल नॉलेज, जीएस, कुछ भी नहीं, अपना कोई पर्सपेक्टिव, ये भाई ऑप्शनल का पेपर नहीं है ये आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो बोला है वही सत्य है। बिलीव दैट, चाहे आप उससे अग्री करो नहीं करो, नंबर चाहिए 2.5 नंबर, तो बिलीव ऑथर ही जो है अभी इस वक्त अपने को मानना है उसकी बात। सो ओन बिलीफ सिस्टम नहीं है। अगर ऑथर ने बोल दिया वॉट एवर ऑथर सेज इज ट्रू, ऑथर ने बोला ट्रम्प डिजर्व्स द नोबेल पीस, ही इज मोस्ट पीस लविंग पर्सन ऑन द प्लैनेट, मान जाओ भाई सही है, तुम्हारा ओपिनियन अलग हो सकता है, पर अपने को 2.5 नंबर चाहिए, अपने ओपिनियन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2.5 मार्क्स इन दिस पेपर, ठीक है। तो अगर ऑथर बोलता है नोबेल पीस प्राइज दे दो ट्रम्प को, तो दिला देंगे, अपने को कोई टेंशन नहीं है ना। सो पैसेज इज फाइनल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंड करना है। ऑफकोर्स कॉमन सेंस नहीं घर रख के जानी है,
बिकॉज अगला पॉइंट वही है कि वी नीड टू यूज कॉमन सेंस. वाई आई एम सेइंग दिस, आई विल गिव लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सिर्फ बोल दूंगी कि कॉमन सेंस ये वो लगाओ, नहीं, आई विल गिव यू लॉजिक बिहाइंड इट. सी ऑथर्स आर, हु आर द ऑथर्स, ये सारे जो पैसेजेस अभी इकोनॉमी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ये वो, दिस सो लॉजिकल नाइस पैराग्राफ, राइट. तो ऑथर्स आर हु, अपना ऑथर जो है वो अकेडमिक पर्सन होगा, वेल एजुकेटेड, सेंसिबल एकेडमिक रिसर्चर कुछ होंगे, अच्छे अच्छे लोग होंगे, कोई बहुत समझदार. तो ये जो है ना, ये रियल लाइफ के, रियल वर्ल्ड से ही चीजें डिराइव करेंगे, अनलेस कोई पोएम आ जाए, वो अलग बात है कि कोई पोएटिक चीजें आ जाए, कोई इमेजिनेटरी पैसेज आ जाए, दैट्स एन एक्सेप्शन. बट ऑथर्स रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम, एग्जाम्पल्स, ओपिनियंस, ये सब जो हम भी सुनते आ रहे हैं वहीं से पिक होगा, राइट. तो कॉमन सेंस पे को छोड़ के नहीं जाना है, उसको बिलीव करना है, पर ऑथर जो बोल रहे हैं उसको फाइनल मानना है. सो कॉमन सेंस मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, पॉसिबिलिटी. जैसे अगर ऑथर बोलता है, कोई ऐसा ऑथर है जिसको लगता है कि ट्रम्प डिजर्व्स द नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, लग सकता है. बट अगर वो बोले, मतलब ऐसा कोई ऑथर नहीं होगा जो बोलेगा ओनली ट्रम्प डिजर्व द नोबेल पीस प्राइज, देयर इज नो अदर पर्सन ऑन द प्लैनेट अर्थ हु कैन क्लेम द नोबेल पीस प्राइज. ये तो गलत है ना यार. मतलब ठीक है, ट्रम्प अच्छा आदमी है, उसको दे दो, लेकिन कोई और भी तो अच्छा हो सकता है. नॉमिनेशंस करो ना 4-5 लोगों की तो कम से कम. तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स नहीं. और ये सोचना कि पॉसिबिलिटी इन रियल वर्ल्ड है कि नहीं है, मतलब ये वाले केस की तो पॉसिबिलिटी छोड़ देते हैं, पर ऑफ कोर्स इज इट पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड और नॉट, बिकॉज ऑथर्स आर गोइंग टू राइट समथिंग सेंसिबल. अब अगर वो बोल दें कि भारत में सब लोगों को एग्रीकल्चर छोड़ के सर्विस सेक्टर में चले जाना चाहिए, एवरीबडी शुड गो एंड डू द आईटी जॉब, और एवरीबडी शुड लीव द आईटी जॉब बिकॉज एआई इज टेकिंग जॉब, तो जाके एग्रीकल्चर कर लो. ये पॉसिबल है क्या? इतना अपने पास जमीन है, इतने लोगों को आता है क्या एग्रीकल्चर करना? इट्स नॉट पॉसिबल. तो ऐसे भी एक दो ऑप्शन दिखेंगे. Don't worry, such options are also given and we will see that in the session today. Okay, so common sense को active रखना, बिल्कुल घर छोड़ के नहीं जाना, right? So passage is final, use your common sense and focus on words like but, because passage में क्या होगा, it's like flow में हम पढ़ रहे हैं. However, there will be some catch जहाँ पे ऑथर बहुत ज्यादा emphasize करेंगे on his idea और he will show us exceptions. So we want to be very confident that we have captured all the आइडिया अपने को इजीली समझ जाएगा, पर एक्सेप्शंस क्या होगा, रीड करते करते हम मिस कर जाएंगे. सो ऐसे जो वर्ड्स हैं, बट, इफ, दैट इज वाई, मतलब इसीलिए तो ऐसा हो रहा है, ड्यू टू, अनलेस, बिकॉज, हेंस, देयरफॉर, सोलली, हेवीली. अगर ये सोलली, हेवीली, जो कि इट्स लाइक अ ट्रैप वर्ड, एक्सट्रीम वर्ड्स है ना अपने ये, तो अगर ये सोलली एंड हेवीली पैसेज इटसेल्फ में लिखा है, दैट मीन्स ऑथर खुद किसी एक डायरेक्शन में बहुत इंक्लाइंड है. ऑथर खुद बोलने वाला है कि सोलली, हेवीली, यही मतलब सम पर्टिकुलर फिनोमेना इज हैपनिंग. सो इफ सच वर्ड्स आर प्रेजेंट इन द पैसेज, फोकस ऑन देम, उसको अंडरलाइन करो, सर्कल करो, जो करना है करो, बट मेक श्योर कि ये आप याद कर रहे हो. जैसे ये लिखा होगा कि ट्रम्प इज अ वेरी गुड पर्सन बट ही डजंट डिजर्व अ नोबेल प्राइज, तो भाई इन्फरेंस में नहीं मार लेना है कि ट्रम्प इज अ गुड पर्सन था तो इन्फर कर दिया हमने कि नोबेल दे दो. नहीं, ऑथर ने लिखा है ना बट ही डज नॉट डिजर्व, ऐसा कुछ लिख दिया ना, तो दैट इज वाई ये वर्ड आपको फोकस करना है, बिकॉज दीज वर्ड्स विल गिव यू सम exceptions or some idea about what author is actually inclined towards. तो ये these are the few words that you need to remember and you should ignore the numbers, data, example, elaboration, extended explanation. जैसे अभी ये renewable energy वाला हमने साथ में एकदम डिटेल में पढ़ा है, we took good enough time to discuss and understand this. तो इसमें क्या है, मेन आइडिया तो यही था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड दिस renewable energy, but this solar is a data, this 90% cheaper is data from 2010 is data. तो अपना दिमाग का एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करना, कंजर्व योर एनर्जी, जस्ट क्विकली ग्लांस थ्रू इट, बट दिस नॉट द कोर आइडिया. You need not to keep it in your brain or remember it as it is. You need to remember the concept of the passage, but ये data fact जो होता है, it is to support the core idea and generally questions are asked about the core idea, core theme, उसी के बारे में पूछते हैं. ओके, सो दीज आर द फ्यू रूल्स टू सॉल्व इट. ये 4 रूल आपको याद रखने हैं और उसी तरह से फिर आपको पैसेज को अप्रोच करना होगा. नाउ हाउ यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस लिटिल फास्टर, ये भी हम डिस्कस करेंगे ताकि अपनी एफिशिएंसी बेटर हो जाए. जैसे एक पहला टेस्ट है रेलेवेंस, विच इज मस्ट, द क्वेश्चन का स्टेटमेंट और ऑप्शन मस्ट डायरेक्टली अलाइन विद ऑथर्स कोर मैसेज. मतलब अगर इन द फर्स्ट पैसेज दैट वी रेड, इफ इट इज अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड ही कोई ऑप्शन होना चाहिए.
Suddenly if it is talking about suppose agriculture or it is talking about maybe economy of like GDP का कुछ बात किया तो it's irrelevant. तो जो भी relevant to passage है, जैसे renewable ही था उस पैसेज में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में ही बात था, तो वहां पे कोई कन्वेंशनल एनर्जी की भी बात नहीं थी एक्चुअली, इट विल ऑल्सो बिकम इररेलेवेंट. तो वॉट एवर इज मैंशनड इन द पैराग्राफ उतना ही कॉन्टेक्स्ट रखना है, ज्यादा वाइड भी नहीं सोचना. वॉट एवर पैसेज इज सेइंग जस्ट रेलेवेंट टू दैट ही अपने को तो पहला रेलेवेंस टेस्ट करना है. देन आवर ट्रैप वर्ड्स, जीएस के जिन लोगों ने वीडियोस देखे हैं मेरे, पता है उन्हें ट्रैप वर्ड्स क्या होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं, जैसे नेवर, ओनली, सोलली, एंटायरली, हेवीली. पर अगर ये पैसेज में हैं, इसीलिए ये फोकस वर्ड्स भी हैं, राइट, क्योंकि हम लोग इसको एलिमिनेट करने वाले हैं ना. तो जो भी एक्सेप्शंस होते हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर. तो आपको जो एकदम ही एब्सोल्यूट एंड रिजिड ऑप्शंस है उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द ट्रैप वर्ड्स unless it is mentioned in the paragraph or the passage, then only you consider, otherwise you can be comfortably eliminate these options. And जब लास्ट के फ्यू मिनट्स में कभी कभी कुछ आरसी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्विकली दो ऑप्शन एलिमिनेट करके फिर रिमेनिंग दो ऑप्शन को पैसेज में ढूंढने की कोशिश कर सकते हो. So this is how you can eliminate the options which are very rigid or absolute. Okay. Then few statements or options where they focus only on examples, like part of it, instead of the exact idea or the broader idea of the passage. So you can reject this choice because example is highlighted instead of the main idea. Okay. So generally the question will ask what is the main crux theme or what is the main idea. So if it is just telling about, for example, in our first passage, if the statement is there like कि solar energy को ही benefit होगा through the economies of scale. No, it is talking about, let me go towards the passage, renewable energy का, history of renewable energy. सोलार सिर्फ एग्जाम्पल दिया है. तो अगर एक स्टेटमेंट आता है कि सोलार एनर्जी कैन बी, इट कैन बी, ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द थिंग, बट इट इज नॉट द एंटायर आइडिया ऑफ इट कि सोलार एनर्जी को ही सिर्फ फायदा हुआ, ओनली सोलार एनर्जी कैन बी बेनिफिटेड. तो वो नहीं करना है. इट इज पार्ट ऑफ द पैसेज, इट इज नॉट द एंटायर पैसेज. सो यू कैन कंफर्टेबली consider it as wrong if it is focusing on examples only. Okay. Then the holistic view, the answer must reflect the whole passage, not an isolated fragment. तो ये दोनों together आपको याद रखना है कि if it is focusing on examples only and it is not giving holistic view, then you can simply eliminate that option, and whichever option is giving you holistic view उसको आपको आंसर कंसिडर करना है. ओके. विच इज गिविंग द होल आइडिया, नॉट द फ्रैगमेंटेड. एंड देन द कंसिस्टेंसी चेक, rule out anything that contradicts or negates the passage. Same relevance and ये right together. Got it? तो रेलेवेंस देखना, इट शुड बी रेलेवेंट एंड इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द पैसेज. जो भी बोल रहा है एकदम ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि ये तो मतलब एकदम क्लियरली इसको रूल आउट कर देना है कि रिन्यूएबल एनर्जी कैन नॉट बिकम चीप. यू मे थिंक कि रिन्यूएबल एनर्जी चीप नहीं है, विच इज फॉर अ फैक्ट राइट है ना. रिन्यूएबल एनर्जी का प्रॉब्लम ही यही है कि वो एक्सपेंसिव है, ग्रीन टेक्नोलॉजी. इसीलिए हम सीबीडीआर, आरसी और मतलब दिस थिंग ना, कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फंड वगैरह मांगते हैं. तो लॉजिकली रिन्यूएबल एनर्जी इज एक्सपेंसिव, बट ऑथर सजेस्ट कर रहा है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल से रिन्यूएबल एनर्जी कैन बिकम चीपर. तो अपने को बिलीव करना है कि हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी कैन बिकम चीपर और इट कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ओके, दैट इज कंसिस्टेंसी चेक. तो दीज आर द 4 गोल्डन रूल्स फॉर एलिमिनेट. अगर ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ एग्जाम्पल्स ही हैं, ट्रैप वर्ड्स बहुत दिख रहे हैं, नॉट रिलेटेड टू पैसेज लग रहा है, देन यू कैन सिंपली एलिमिनेट इट. नाउ वी विल मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है कि क्या क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. लाइक देर इज अ पैसेज, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, पैसेज पढ़ना कैसे है, हाउ द पैसेज इज फ्रेम्ड, वेयर टू फोकस, व्हाट टू फोकस, वी अंडरस्टूड. बट देर आर दीज 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव एनालाइज्ड फ्रॉम लास्ट 5 years PYQ ऑफ CSAT. एंड उसमें मैंने फाइंड किया कि एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑप्शंस इन डिटेल इन दिस सेशन, ताकि आपको पूरा ही कॉम्प्रिहेंसिवली आप आरसी सीख के जाओ और उसको प्रैक्टिस करो, एंड इसको बार बार आके ये आपके ब्रेन में कंडीशन हो जाए, आप समझ जाओ कि इसको एग्जैक्टली कैसे करना है. सो दैट इज माई एम. सो based on the 5 years PYQ analysis of CSAT, these are the 7 themes and 7 types of questions that come in the examination. So first is direct question, सीधा ही पूछ लेगा according to the passage, based on the passage, what is like following statements are given which are valid, correct, ऐसा कुछ, और what is explained in the passage, ऐसा कुछ तो सीधा ही क्वेश्चन होगा, amongst these कोई वर्ड नहीं होगा. तो दिस इज वन टाइप के डायरेक्ट पैसेज है, सीधा क्वेश्चन है.
देन देयर इज सेकंड विच इज क्रक्स बेस्ड, तो स्टेटमेंट के बाद आएगा बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज, और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, और थीम, सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, ऐसा करके कुछ आता है। तो वो जनरली क्रक्स, थीम, आइडिया, वो सिमिलर वे से उसको सॉल्व करना है। देन देयर कम्स ऑथर्स मैसेज, ऑथर क्या कहना चाहते हैं। सो द क्वेश्चन लुक्स लाइक द स्टेम ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर। दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल कि मोस्ट लॉजिकल, रैशनल, प्रैक्टिकल, जितने भी अच्छे अच्छे वर्ड यहाँ डाल सको सब डाल दो भाई, क्योंकि ऑथर तो अपने बड़े एजुकेटेड एकेडमिक पर्सन है, तो लॉजिकल, रैशनल, प्रैक्टिकल बात ही कहते हैं। पर ऐसा आएगा मैसेज कन्वेड, ऑथर कहना क्या चाहते हैं, ये एक होगा। फिर अनदर टाइप आई हैव सीन क्रिटिकल मैसेज, ऑथर इंटेंड्स टू से, आई थिंक ये मैंने 23 में देखा था, 2023 के पेपर में, इंटेंड्स टू से। तो ऐसा कुछ आएगा कि मैसेज क्या, ऑथर कहना क्या चाहते हैं, काइंड ऑफ थिंग। देन इन्फरेंस, व्हाट यू इन्फर, राइट। सो इन्फर मतलब आप क्या उससे निष्कर्ष, हिंदी इज आई थिंक निष्कर्ष। सो व्हाट इज द डिसीजन और कंक्लूजन यू आर रीचिंग टू। तो क्या पूछते हैं जनरली, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी ड्रॉन। तो एक पैसेज है, उससे आप क्या समझ रहे हो, आपका निष्कर्ष, और व्हाट इज योर कंक्लूजन, लॉजिकल डिडक्शन और डिसीजन। सो दिस इज द फोर्थ टाइप। ऐसा क्वेश्चन आता है जनरली, क्वेश्चन स्टेटमेंट। वी विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल, आई एम जस्ट गिविंग यू अ glimpse of it. Then there will be assumption कि फॉलोइंग assumptions have been made which are valid or invalid, ऐसे ही आता है जनरली कि assumptions ये हैं, सही है कि नहीं। देन व्हाट implication है, तो ऐसा आ जाएगा कि what reflects the what is implied by the passage, or best reflects what is implied, मतलब there will be four options and which among the following best reflects what is implied by the passage, right? So implied और implications, जैसे कि explicitly कुछ कहते हैं, मतलब साफ साफ सीधा सीधा कह दिया, एंड देयर आर फ्यू थिंग्स जो इम्प्लिसिटली बोला जाता है कि बस मतलब आपको रीडिंग बिटवीन द लाइन यू अंडरस्टैंड इट, इट इज इम्प्लाइड, है ना, वैसे टाइप का होता है। मतलब नॉट 100% ट्रू, पर ऐसा होता है ना कि इफ समबडी इज क्लियरिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन दैट इट इज इम्प्लाइड दैट द पर्सन मस्ट बी वेरी हार्ड वर्किंग, वैसा आप मतलब इम्प्लाइड है ऐसा समझ सकते हो कि हाँ यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग इट। फिर कोरोलरी, कोरोलरी के लिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कोरोलरी ऑफ द अबव पैसेज। कोरोलरी क्या होता है, क्या उसका मतलब हम सीखेंगे। इट इज जनरली इमीडिएट एक्शन आफ्टर द पैसेज के एग्जैक्टली आपको क्या लग रहा है, पैसेज से बहुत ही रिलेटेड चीज ही होती है। सो कोरोलरी ऑल्सो इस थीम, तो मेजरली 7 थीम्स हैं, थाला फॉर अ रीजन। तो इसकी वजह से हम लोग 7 थीम्स को एक एक करके डिकोड करेंगे, क्वेश्चन को एक ही बार में सारा सीख के जाएंगे आज के सेशन में। आराम से बैठो, जो भी अभी तक है प्लीज कंटिन्यू। मैंने आज डिस्क्लेमर देना भूल गया कि शुड वॉच टिल एंड, अदरवाइज थोड़ा बेनिफिट से ज्यादा हार्म हो जाता है इफ यू आर नॉट सिटिंग विद फोकस एंड अटेंडिंग। ओके, सो फर्स्ट टाइप पे हम जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली द क्वेश्चन स्टेम लुक्स लाइक अकॉर्डिंग टू द पैसेज एंड देन देयर विल बी सम क्वेश्चन, और दूसरा है बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, मतलब पैसेज है, दिस इज द पैसेज एंड देयर आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन होगा जो सीधा पैसेज से डिराइव किया होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन का पर्पस क्या होता है, इट टेस्ट्स योर एबिलिटी टू पिक एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन्फॉर्मेशन। तो इस पैसेज में कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी जो आपको पिक करना है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, सिंपल। दीज आर इजी क्वेश्चन, बट डेफिनेटली जैसे हम 10th के बोर्ड में या उस टाइम पे जो भी क्वेश्चंस आते थे कि सीधा पैराग्राफ में कुछ लिखा है ऐसे सिक्योरिटी, और यहाँ पे सिक्योरिटी वर्ड मिल जाएगा, इतना इजी नहीं होगा। इट इज अ यूपीएससी पैसेज सीसैट का, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन दोज अंडरस्टैंडिंग आपको इसमें से कोई ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। सो व्हाट यू कैन डू, वी विल हैव सच एक्सरसाइज जिसमें मैं क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ अलॉन्ग विद द पैटर्न। तो आप पॉज करिए वीडियो को, इसको पढ़िए एंड आंसर करिए, एंड देन यू कैन कैलकुलेट योर स्कोर, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी इफ योर एंड माई थिंकिंग इज मैचिंग, एंड फिर हम लोग उस हिसाब से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो यू विल ऑल्सो बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट टू इट। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट हेल्प्स टू इंक्रीज द स्पीड। सो आई विल डेमॉन्स्ट्रेट इट कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन पैसेज पे जाते हैं, तो हाउ वी डू इट एक्चुअली। सो आई विल डू इट इन दैट वे फॉर मोस्ट ऑफ द पैसेजेस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, based on the above passage which one of the following term best expresses the ultimate goal of state. So basically this question is about ultimate goal of the state. स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट होती है बेसिकली, जो अपन पॉलिटी में पढ़ते हैं वो है। तो ये पैसेज में गोल ऑफ द अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट लिखा होगा। सो लेट्स रीड द पैसेज।
द लास्ट एंड ऑफ द स्टेट, मतलब गोल ही है, स्टेट इज नॉट टू डोमिनेट मेन नॉर टू रिस्ट्रेन देम बाय फियर, रादर, इधर आएगा अभी गोल, इट इज सो टू फ्री ईच मैन, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, फ्री ईच मैन फ्रॉम फियर दैट ही मे लिव एंड एक्ट विथ फुल सिक्योरिटी एंड विदाउट इंजरी टू हिमसेल्फ और हिज नेबर. ओके, द एंड ऑफ द स्टेट, I repeat, is not to make rational beings into brutal beasts and machines. It is to enable their bodies and their minds to function safely. It is to lead men to live by and to exercise a free reason, that they may not waste their strength in hatred, anger, guile, nor act unfairly towards one another. सो बेसिकली यहाँ पे फ्रीडम की बात हुई है ट्वाइस, कि वो लोग फ्रीली रह सकें, ह्यूमंस फ्रीली रह सकें, फ्री रीजन रहे एंड ऑल ऑफ दिस. तो अलॉट ऑफ फ्रीडम एंड सेफ्टी की बात हो रही है. सो क्या है इसमें, अल्टीमेट पर्सनल सेफ्टी, अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट पर्सनल सेफ्टी नहीं ना, यहाँ पे बोला ना कि विदाउट इंजरी टू हिमसेल्फ और नेबर टूवर्ड्स वन अनदर, तो ये मतलब ओवरऑल ओवरऑल एक दूसरे की भी सेफ्टी है. हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड, इसकी बात हुई है बट इट्स नॉट द कोर आइडिया और द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज काइंड ऑफ थिंग, लाइक बेस्ड ऑन द अबव, अल्टीमेट गोल नहीं है ये, इज वन ऑफ द गोल्स, राइट. तो कहाँ पे था, एनेबल, एक्चुअली एनेबल देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू फंक्शन सेफली. तो पीपल के, पर्सन के माइंड को एनेबल करना, माइंड एंड बॉडी को, हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड की बात नहीं की है, इसको एनेबल करने की. कम्युनल हार्मनी तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है, इनफैक्ट सोशल हार्मोनी तो भी थोड़ा बहुत बोला है. सो मेजरली मोस्ट अल्टीमेट गोल लुक्स लाइक लिबर्टी. तो थोड़ी बहुत पॉलिटी का भी नॉलेज है कि इट इज लिटिल टेक्निकल साउंडिंग, बट फ्रीडम की बहुत बार बात हुई है, फुल्ली डेवलप इटसेल्फ, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वो सब तो है. तो लिबर्टी इज द आंसर. तो आई होप यू गॉट द राइट आंसर. तो आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर लीजिए. देन देर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया बेस्ड ऑन दिस पैसेज. दिस इज द पैसेज, बेस्ड ऑन इट डायरेक्टली क्वेश्चन है, और फिर मल्टी स्टेटमेंट भी हो सकते हैं. डायरेक्टली बेस्ड ऑन द क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर गिवन, और इसमें से कौन से सही हो रहे हैं. तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन द डायरेक्ट. तो हम लोग इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी विल लर्न एक्टिवली कि हाउ टू सॉल्व द पैसेज. ओके, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ. सो यू कैन पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. व्हाट आई विल डू, आई होप आपने पॉज किया, सॉल्व करने की कोशिश की. Let's read the question. Which one of the following statement best reflects the most rational, practical, and immediate action required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders? Okay, पैसेज में कुछ वाटर एलोकेशन की बात की गई होगी. लेट्स रीड द ऑप्शन ऑल्सो. अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड. ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, गुड गुड. ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्वीफर्स क्रिएटेड. ऑल, पहले तो ये एक तो ट्रैप वर्ड है, एंड लिंक्ड एंड ह्यूज एक्वीफर्स क्रिएटेड, मतलब सारे ही रिवर, हिमालयन और पेनिनसुलर, सब कैसे ही लिंक करोगे, हो ही नहीं पा रही अपने से. केन बेतवा भी प्रोजेक्ट चल ही रहा है कब से, पता नहीं, मतलब मजा नहीं आया पढ़ के. water channels between regions of water surplus and regions of water deficit should be created, can be. To mitigate water crisis, water demand of sectors such as agriculture and industry should be reduced. मतलब कैसे कर देंगे यार डिमांड को रिड्यूस. थोड़ा मुझे बी और डी तो नहीं ही लग रहा है, ए और सी में देख सकते हैं. सो लेट्स रीड द पैसेज नाउ. एक्शन रिक्वायर्ड पूछा है ना. We often hear about conflicts among different states in India over river waters. Of the 20 major river system, 14 are already water stressed. 75% of population lives in water stressed region. A third of whom live in water scarce area. ये सब data है, कुछ काम का नहीं है. Climate change, the demand of rising population and the need for agriculture to keep pace and increased rate of urbanization and industrialization will exacerbate water stress. According to the Constitution of India, water is a state subject, okay, and not that of union, okay, except for regulation of interstate rivers. Key to ensuring balance between competing demands of various stakeholders. ऐसा ही कुछ था ना क्वेश्चन में, stakeholders, various different stakeholder को कैसे करेंगे, अभी आएगा आंसर. इज अ बेसिन बेस्ड अप्रोच टू एलोकेट वाटर अमंगस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट रीजन्स एंड स्टेट. वाटर ये सरप्लस वाले की तो इतनी बात नहीं हुई. एलोकेटिंग फेयर शेयर ऑफ वाटर टू देम रिक्वायर्स असेसमेंट. फेयर शेयर कैसे होगा, असेसमेंट करना पड़ेगा. असेसमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया such as specificities of river basin, size of dependent population, existing water use and demand efficiency of use.
projected future use etc while ensuring the environmental needs of the river and aquifers. ओके, तो इसमें बहुत सारा असेसमेंट करने की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, डिमांड एफिशिएंसी, मतलब बेसिकली प्लानिंग, अच्छे से प्लानिंग एंड पॉलिसी डेवलपमेंट लग रहा है. दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टेक होल्डर्स. तो एक्शन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द पैसेज ही हमें देना है आंसर, बिकॉज पैसेज इज फाइनल एज वी डिस्कस. तो ऑप्शन ए ज्यादा सही लग रहा है, प्रैग्मेटिक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट की भी बात की है, पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड. तो यही लग रहा है कि बेस्ट यही है कि ये सारे अच्छे से एनालिसिस करो एंड देन यू कैन मेक अ पॉलिसी. ओके, ये था वाटर चैनल्स. ये बहुत ही माइनर सा है, इट्स नॉट द होल आइडिया, इट इज वेरी माइनर आइडिया ऑफ इट. तो इसका आंसर ए होना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट. थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को ध्यान रखना है, फोकस रखना है, और वो वर्ड जैसे दिखे अलर्ट हो जाना है, अपने कान खड़े हो जाने चाहिए. अच्छा, स्टेक होल्डर कहीं तो यहाँ पढ़ा था, और फिर रीड करो और दिमाग में जैसे, आई थिंक वाइल रीडिंग आई सेड कि अब आंसर आने वाला है. सो दिस इज हाउ आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग माई थिंकिंग ऑल्सो. ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. आई होप यू गॉट दिस राइट ऑल्सो. नाउ व्हाट विल डू, वी विल रीड दिस पैसेज जहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. आप लोग पॉज करके ट्राई करिए. अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, तो ये क्वेश्चन है कि अनसस्टेनेबिलिटी किस वजह से है. सो अनसस्टेनेबिलिटी के तीन रीजंस में जो है, हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग तो अच्छी चीज होती है, इट्स गुड थिंग, एंड अनसस्टेनेबिलिटी इज अ बैड थिंग. तो ये दोनों साथ में नहीं होना चाहिए. तो अभी तक मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि रिसाइकलेबिलिटी वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए फॉर अनसस्टेनेबिलिटी, अनलेस ऑथर ने कुछ ऐसा पैसेज में बोल दिया कि रिसाइकल भी अनसस्टेनेबल है. सो लेट्स रीड द पैसेज. The main threat to maintaining progress in human development comes from the increasingly evident unsustainability of production and consumption patterns. Okay. Current production models rely heavily on fossil fuels. ये रहा ये statement. We know that this is unsustainable because of the resources are finite. Resources finite मतलब limited है. ये दोनों तो अपने सेट हो गए हैं. द क्लोज लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन नीड्स टू बी सर्व्ड severed for human development to become truly sustainable. Some developed countries have begun to alleviate the worst effects by expanding recycling. ये word आया, बट ये क्या बोल रहे हैं, एलिविएट द वर्स्ट इफेक्ट्स, मतलब ये तो सोल्यूशन है ना, अनसस्टेनेबिलिटी का सोल्यूशन है ये. तो यहाँ पे क्या पूछा, अनसस्टेनेबिलिटी इज ड्यू टू विच, तो रिसाइकलिंग की वजह से नहीं हो सकता, कॉमन सेंस भी है. 1-2 इज द राइट आंसर. 3 को कट मारना है, और दोनों आंसर देखो यहाँ पे सीधा ही अपने को पैसेज में मिल गए हैं, राइट. एंड ये भी है, बट दिस इज इनकरेक्टली गिवन. यहाँ पे आंसर आ गया, इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अनलेस देर इज मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैसेज. तो यहाँ पे आंसर आया, डन, वी आर सॉल्व. तो आप लोग भी अपना स्कोर कैलकुलेट करो. नाउ द सेकेंड थीम, क्या है सेकेंड थीम, क्रक्स, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करना है, एक्चुअली क्रक्स और सेंट्रल आइडिया में कोर आर्ग्यूमेंट और टेक अवे होगा. तो एंटायर पैसेज का कुछ एक क्रक्स होगा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एसेंशियल पॉइंट जो डिस्कस किया जा रहा है. मतलब क्रक्स क्या है बता दो, सुना होगा ना, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी बोलते रहे यार क्या क्रक्स है बता दो. तो वही कोर टेक अवे क्या है, मोस्ट एसेंशियल डिसाइसिव पॉइंट क्या है. आइडिया थीम वही होता है कि ये पैसेज बोल क्या रहा है, व्हाट इज द कोर आइडिया ऑफ इट. ओके, सो विल ट्राई, देयर आर 2 क्वेश्चंस दैट आई हैव इंक्लूडेड. ऐसे आता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज. सो लेट्स रीड. रेस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी. ठीक लग रहा है, साउंड्स गुड. फेक न्यूज सिम्स इनहेरेंट इन द लाइफ ऑफ एन आइडियल डेमोक्रेसी. वेरी सैड स्टेटमेंट इट इज. मतलब फेक न्यूज रहेगा ही रहेगा जिंदगी भर, आइडियल डेमोक्रेसी कुछ भी हो. तो थोड़ा सैड लग रहा है, पैसेज देखना पड़ेगा. नॉट रिजेक्टिंग, बट आई एम नॉट लाइकिंग दिस ऑप्शन. देयर शुड नॉट बी एनी kind of restrictions on the freedom of expression in an ideal democracy. यार reasonable restrictions तो होते ही है ना, कोई भी restriction ना रखो. No, I am not liking this option also. Irresponsible media and political leaders cannot be effectively controlled in an ideal democracy. Ideal democracy में तो हो जाना चाहिए कंट्रोल, मतलब इंडिया में भी तो कर ही ले रहे हैं हम लोग, मीडिया एंड पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब सारी डेमोक्रेसीज कर रही हैं. नॉट फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग, मतलब पढ़ के ही, ऑप्शंस पढ़ के ही ओनली ए थोड़ा ठीक ठाक भी लग रहा है, बाकी 3 ऑप्शन नहीं लग रहे ठीक. सो लेट्स रीड व्हाट इज द क्रक्स.
In a robust democracy, reality, howsoever inconvenient it may be, finds its expression both in the speech of political leaders and the other social form of assertion. तो reality, no howsoever inconvenient, वो truth आ ही जाता है, ऐसा कुछ बोला. The existence of real has to be transparent, both through its circulation in and by the media, as well as its argumentative articulation in deliberative democracy. Okay, a normatively responsible media, through its communication effects, has the responsibility to circulate the content of reality without distortion. यही तो है यार, कि डिस्टॉर्शन के बिना आपको करना है. एंड दिस इज द होल आइडिया ऑफ इट, कि डेमोक्रेसी में कितना भी ट्रूथ, नो मैटर हाउ सो एवर इनकन्वीनियंट इट मे बी, रियलिटी कितनी भी इनकन्वीनियंट हो, फाइंड्स इट्स एक्सप्रेशन. तो वही बोल रहा है, ये फेक न्यूज इनहेरेंट है, फेक न्यूज की कोई बात नहीं की गई है, कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसी भी कोई बात नहीं गई है, की गई है. मेजरली वही बोला है कि मीडिया का जो काम है वो डिस्टॉर्टेड नहीं करना चाहिए फैक्ट्स वगैरह को, एंड रियलिटी प्रेजेंट करनी चाहिए, राइट. सो इट इज लाइक इजी पैसेज. यहाँ पे आंसर मिल गया, क्रक्स हमें समझ आ गया. सो दिस इज हाउ क्रक्स इज प्रेजेंट. सी अभी यहाँ पे दिस इज आई थिंक 2025 क्वेश्चन, आई एम नॉट वेरी श्योर. तो ये देखो, ये इतना छोटा सा पैराग्राफ है, लाइक वी कैन रीड इट इन 20-30 सेकेंड्स. व्हाट इज द क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव पैसेज? बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव पैसेज, ये भी एक टाइप है, लेकिन विद इन दिस आप समझ सकते हो कि थीम क्या है, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ इट, राइट. तो ऐसे फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आ सकता है. जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गेट द आंसर. तो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ इट? ये तो 3 लाइन है, फटाफट पढ़ ही लेते हैं. अ नेटवर्क ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन स्टैंड्स एज अ बफर बिटवीन द रिलेटिवली पावरलेस इंडिविजुअल एंड पोटेंशियली पावरफुल स्टेट. तो ऐसे तो थोड़ा लग रहा है ना कि यहाँ पे सिटीजन है, यहाँ पे बफर है, और यहाँ पे गवर्नमेंट है. तो ये जो बफर है वो जनरली वॉलंटरी एसोसिएशन है, वो सिविल सोसाइटी जैसा कुछ लग रहा है ना, कि सिविल सोसाइटी इज अ ब्रिज बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट. तो ऐसी कुछ अंडरस्टैंडिंग है ये 3 लाइन्स की. इट व्हाट इज बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, देखते हैं एक्सप्लेन. इट एम्फेसाइजेस द इनेबिलिटी ऑफ द स्टेट टू एनफोर्स इट्स विल इन प्रैक्टिस अगेंस्ट द ऑपोजिशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स. स्टेट कहाँ से इनेबल हो गया? यहीं पे तो लिखा है, पावरफुल होता है ना स्टेट. तो सो दिस इज नॉट, इट इज साउंडिंग एब्सर्ड. इट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. तो खुद के मेंबर की बात नहीं की, सिटीजन की बात की. It takes individual out of a state of isolation and gives them chance to participate in the common endeavor. Right ना, वही तो बोल रहा है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो पावरलेस होते हैं, और उनके बीच में बफर या ब्रिज जैसा काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशंस. सो दिस इज व्हाट इज बीइंग काइंड ऑफ टोल्ड, राइट. फोर्थ भी पढ़ ही लेते हैं. इट परमिट सिटीजन टू हैव अ वैरायटी ऑफ लॉयल्टीज एंड एलिजियंस. इसकी तो कुछ बात ही नहीं की है. बेसिकली इट एक्ट्स एज अ ब्रिज. तो मोस्टली ये सी ही सबसे बेस्ट क्रक्स फिट हो रहा है, राइट. ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द थर्ड टाइप. वी विल मूव टू द थर्ड टाइप. ओके, जस्ट चेकिंग इफ द ऑडियो इज वर्किंग, बिकॉज 2-3 बार ऑडियो ब्रेक हो गया है इस वीडियो में, सो आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन. तो थर्ड टाइप क्या है? मैसेज है. मैसेज क्या होता है? मैसेज मतलब गिविंग सम मैसेज. ऑथर आएंगे, ऑथर लिख रहे हैं पूरा का पूरा पैसेज टू गिव सम मैसेज, द अल्टीमेट टेक अवे और लेसन. मैसेज का मतलब ये होता है कि अल्टीमेट क्या टेक अवे, व्हाई डिड द ऑथर राइट दिस, पूरा का पूरा इतना सब जो ऑथर ने लिखा है क्यों लिखा है, व्हाट एक्शन, वार्निंग और प्रैग्मेटिक सोल्यूशन आर दे पुशिंग द रीडर टूवर्ड्स. कुछ एक्शन, वार्निंग या प्रैग्मेटिक सोल्यूशन की तरफ वो बात करेंगे, राइट. तो दैट इज वाई द पैसेज इज रिटन, और कोई ना कोई मैसेज दिया जाएगा, राइट. अभी जैसे बहुत सारे लोग, आपको 24 मई को एग्जाम है, राइट. तो 21, 22, 23 मई के टाइम पे लोग आपको मैसेज देने आएंगे, लाइक मेनी मेंटोर्स, टॉपर्स, ये लोग सब आते हैं, और मैसेज टू एस्पिरेंट्स, ऐसा देखा होगा ना आपने, माई मैसेज टू 26 प्रीलिम्स एस्पिरेंट, ऐसा लिख के आता है. तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, आके आपको कोई वार्निंग देंगे, है ना, कोई वार्निंग देंगे कि ये मत करना, वो मत करना, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या प्रैग्मेटिक सोल्यूशन है, दैट स्टे कॉन्फिडेंट, हो जाएगा, ज्यादा पैनिक नहीं करना है, बी केयरफुल एंड ऑल दोज थिंग्स. तो ऐसे होता है मैसेज, वो होता है जनरली. मैसेज टाइप वाला जो क्वेश्चन होता है, व्हाट इट टेस्ट्स फ्रॉम कैंडिडेट, पर्पस, टोन एंड इंटेंट ऑफ द ऑथर, कि ऑथर ने मैसेज लिखा क्यों है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस पैसेज, व्हाट इज द टोन ऑफ इट, इज इट वार्निंग और कुछ, मतलब आई एम एक्सप्लेनिंग सो दैट आप ऑप्शन को अच्छे से समझ पाओ कि क्या मैसेज हो सकता है. अभी आपको क्या अप्रोच करना चाहिए,
फॉरवर्ड लुकिंग, सोल्यूशन ओरिएंटेड और कॉशनरी स्टेटमेंट, कि ऑथर कुछ बता रहा है। जैसे वो रिन्यूएबल एनर्जी वाला पढ़ा ना हमने फर्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो उसमें कहीं ना कहीं ऑथर ये बता रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, उनका मैसेज ये है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल से रिन्यूएबल एनर्जी अच्छे से चल जाएगी अपनी, राइट। तो वो है ऑथर का मैसेज। तो अभी हम लोग मैसेज वाले 2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसमें मोस्टली फॉरवर्ड लुकिंग वगैरह होगा। तो दिस इज द पैसेज, इसमें अगर आप पॉज करके चाहें तो पढ़ सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, सो आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज? ऑफकोर्स लॉजिकल, रैशनल, प्रैक्टिकल सब अपने ऑथर अच्छे लोग हैं, एकेडमिक पढ़े लिखे। कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज, राइट। फूड यील्डिंग ट्रीज शुड रिप्लेस अदर ट्रीज इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज एंड कम्युनिटी ओन प्लेस। भाई सब जगह पे फूड यील्डिंग ट्रीज को रिप्लेस कर देंगे अदर ट्रीज, मतलब अपने को सिर्फ फूड वाली ट्रीज चाहिए और कोई ट्रीज नहीं चाहिए। रूरल एरिया, ट्राइबल एरिया एंड कम्युनिटी ओन लैंड, हर जगह पे। मतलब नीम वीम के पेड़ नहीं लगाएंगे अपने को, मेडिसिनल प्लांट्स और छाया देने वाले प्लांट्स वो सब चाहिए ही नहीं, अपने को सिर्फ फूड चाहिए। मतलब क्या, ऐसा कौन मैसेज देता है? नॉट साउंडिंग गुड अनलेस पैसेज में बोला होगा, देखेंगे, पर मजा नहीं आया। फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड इन इंडिया विद द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। अरे है अपने की सिक्योरिटी ऑलरेडी है, मतलब क्या बोल रहा है, ऐसा कौन मैसेज दे रहा है? मतलब देखना पड़ेगा कि ऐसा भी नहीं बोल रहा कैन नॉट बी इंश्योर्ड क्या होता है। ठीक है, वील हैव टू चेक द, बट मजा नहीं आया। वेस्टलैंड एंड डिग्रेडेड एरियाज इन इंडिया शुड बी कन्वर्टेड, ये भी कहीं ना कहीं रिप्लेस जैसा है, इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम टू हेल्प द पुअर। कैन बी, मे बी, विल हैव टू सी कहीं वेस्टलैंड वगैरह के एफिशिएंट यूज की बात कर रहे हैं क्या। एग्रो इकोसिस्टम शुड बी डेवलप्ड इन एडिशन टू मतलब सॉफ्ट, और अलोंग विथ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, मतलब कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के एडिशन में या उनके साथ साथ एग्रो इकोसिस्टम को डेवलप करना चाहिए। बहुत माइल्ड सॉफ्ट अच्छा लग रहा है। लेट्स रीड क्या मैसेज दिया है। सोर्सिंग फूड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, अनकल्टिवेटेड सिस्टम सच एज फॉरेस्ट, वेटलैंड, पैस्चर्स, और एक ऑप्शन में वेस्ट लैंड था, वेटलैंड नहीं था। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड इन एडिशन टू एग्रीकल्चर, इन एडिशन की बात हुई ना, agriculture land and non-agriculture lands enables a systemic approach to food consumption. It allows rural and tribal communities to sustain themselves for whole year and steer a clear of natural disaster and season induced shortfalls of agriculture foods. Since the productivity of trees is often more resilient to adverse weather conditions than annual crops, forest foods often provide a safety net during period of food shortage caused by crop failures. Forest foods also make important contribution during seasonal crop production gaps. तो ये लग रहा है कि सोर्सिंग फूड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल प्लस एग्रीकल्चरल जो है वो ज्यादा सही, रेजिलियंट लग रहा है, क्योंकि ट्रीज वगैरह की रेजिलियंस अच्छी है। जब क्रॉप फेलियर होगा या कुछ ऐसा डिजास्टर वाली सिचुएशन आएगी तो हम लोग ये वाले फूड को यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ बोला है। तो मोस्ट कॉमन ये लग रहा है कि कन्वर्ट नहीं करने के लिए बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि प्रेजेंट से फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि इट इज बेटर, उनका मैसेज है कि he is saying some forward looking thing कि agro ecosystem should be developed in addition to or along with conventional agriculture। ये मैसेज दिया है उन्होंने कि अगर देखो यार एग्रो इकोसिस्टम आप करते हो, ट्री वगैरह की रेजिलियंस अच्छी है, तो ये किया जा सकता है अलॉन्ग विथ कन्वेंशनल। समझ आया? इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया कि मैसेज का मतलब क्या होता है। लेट्स डू अनदर पैसेज फॉर मैसेज वाला थिंग। सो ये पैसेज है, यहाँ पे क्वेश्चन है। Which one of the following statement best reflects the most logical rational message conveyed by the author? ठीक है, it is the poetry not science or religion which recognizes and accepts imperfection in human। तो पोएट्री की तारीफ है, रिलीजन और साइंस जो है वो ह्यूमन की इम्परफेक्शन नहीं समझ सकते, ऐसा कुछ बोला है। ट्रूथ इज रिवील्ड थ्रू साइंस और रिलीजन एंड पोएट्री इज एनेथेमा टू ट्रूथ। मतलब साइंस और रिलीजन ही ट्रूथ बताते हैं, पोएट्री नहीं बताती, ऐसा कुछ। देखो हर वर्ड का इंग्लिश का टेस्ट है नहीं, कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट है, सो डोंट वरी अबाउट द वर्ड्स। नहीं समझ आया इस वर्ड का मतलब हिंदी देख लेना, इतना टाइम नहीं मिलता, सो आई विल नॉट सजेस्ट लुकिंग एट हिंदी फॉर कॉम्प्रीहेंशन और सी सैट, बिकॉज टाइम क्रंच बहुत ज्यादा होता है। बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो एक बार ऐसे क्विक ग्लांस कर सकते हो, बट इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर लैंग्वेज, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर comprehension skill. Basic language proficiency will do. Okay? Sorry. Wait. Okay. So second option जो है ट्रूथ बोल रहे हैं कि सिर्फ रिलीजन ही करता है, पोएट्री नहीं करती। पोएट्री इज रोमांटिक, इमेजिनरी एंड इज अबाउट फीलिंग, वेयर साइंस एंड रिलीजन इज अबाउट ट्रूथ। तो इन दोनों में मतलब साइंस रिलीजन की थोड़ी तारीफ है, इसमें पोएट्री की थोड़ी तारीफ है। लेट्स सी। इन अ वर्ल्ड ऑफ वायलेंस, tyranny and bigotry, poetry is a form of dynamic resistance.
ओके तो यहाँ पे पोएट्री को बोल रहा है एक डायनेमिक रेजिस्टेंस है, तो ये मैसेज जैसा कुछ लग तो रहा है, फॉरवर्ड लुकिंग या कॉशन या वार्निंग, ऐसा कुछ तो सो देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं पोएट्री साइंस के बारे में, व्हाट इज द मेजर मैसेज, क्या बोला है ऑथर ने। लेट्स रीड द पैसेज। अनलाइक रिलीजन एंड साइंस, पोएट्री डज नॉट पोजिट और एक्सपेक्ट एनी बिलीफ इन एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो पोएट्री एब्सोल्यूट ट्रूथ्स में बिलीव नहीं करती, रिलीजन और साइंस करते हैं। Those forces or individuals who claim to have absolute truths in their grasp tend to turn dictatorial and tyranny. तो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ में है वो डिक्टेटोरियल एंड टिरेनिकल हो जाते हैं। ट्रूथ यूजुअली डज नॉट एडमिट एनी कॉन्ट्राडिक्शंस और इम्परफेक्शंस। ओके, इट इज यूनिटेरियन, इट इज देयरफॉर नॉट ऑफ मच यूज फॉर पोएट्री। ओके, तो ट्रूथ पोएट्री के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। पोएट्री अबाइड्स बाय द प्लूरैलिटी ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, परहैप्स पोएट्री फॉलोज रियलिटी। तो रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है ना, इमेजिनरी किधर गया, ये ऑप्शन तो कट गया। विच इज प्लूरल, anachronistic, full of contradictions. Against the tyranny of truth, poetry remains a partisan of democratic reality. Poetry को एक टूल की तरह प्रेजेंट कर रहा है। Against the arrogance of power, wealth and hierarchical hierarchy, poetry proposes both humility and defiance. Defiance का क्या मतलब होता है, वही ना, going against to something, defy the order or something, अवज्ञा करना इन हिंदी आई बिलीव। सो गोइंग अगेंस्ट समथिंग, तो इट इज लाइक अ रेवोल्यूशनरी टूल जैसा कुछ प्रेजेंट किया गया है पोएट्री। तो रफली ऐसा समझ आ रहा है रिलीजन एंड साइंस मेजरली ट्रुथ के बारे में बिलीव करते हैं। उस मतलब इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, वेयर एज पोएट्री इज वेरी फ्लेक्सिबल, इट एड्रेसेस ऑल द contradictions and imperfections and it can be partisan of democratic reality and poetry proposes both humility and defiance। तो सी तो पक्का ही पक्का नहीं है, और ये ट्रूथ इज रिवील्ड थ्रू साइंस, रिलीजन, पोएट्रीज, तो ये भी नहीं लग रहा है कि बड़े ही सच्चे, मतलब अच्छा नहीं है कुछ भी ये पोएट्री। इट इज द पोएट्री नॉट साइंस और रिलीजन विच रिकॉग्नाइजेस इट इज, ए इज ट्रू बट इट इज नॉट द कोर मैसेज। मैसेज क्या होता है, कोई मतलब समथिंग ऐसा सॉलिड थिंग। अब ये थोड़ी ऑथर ने इतना सब कुछ एग्जाम्पल, इतनी अच्छी अच्छी लाइंस इसलिए नहीं लिखी कि पोएट्री जो है वो इम्परफेक्शंस को समझ आती है। उन्होंने पोएट्री के बारे में ऐसा लिखा है कि इट्स लाइक अ टूल विच कैन ब्रिंग सम चेंज, लाइक इट कैन डिफाई, इट कैन बी हम्बल, ह्यूमिलिटी है, डिफायंस है, डेमोक्रेटिक रियलिटी, पार्टिसन ऑफ डेमोक्रेटी। तो पोएट्री के बारे में ऐसा कुछ लग रहा है। पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस, सो इट लुक्स मोर लाइक अ मैसेज। ओके, बी और सी तो हमने कर ही लिया इजीली, पर ए और डी में अगर चूज करना हो तो ए, डी इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, आई होप इट इज मेकिंग सेंस एंड यू अंडरस्टूड। अब हम लोग इन्फरेंस पे चलेंगे। इन्फर करना मतलब क्या होता है, you read the passage and you conclude something, you have understood something and you are taking some judgment or decision, so it is basically a logical deduction। हिंदी में क्या कहते हैं इन्फरेंस को, निष्कर्ष। सो आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं, मतलब you have read something, now you are coming to a decision, judgment or conclusion। so but it is however not explicitly mentioned in the passage। what it needs, you need to read the passage, then there will be your understanding। so this is what fourth type that we are reading, right? फोर्थ पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। तो इन्फरेंस क्या होता है, लॉजिकल डिडक्शंस। पैसेज पढ़ना है और आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, रीडर की क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो ऑथर एंड रीडर दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है टू इन्फर समथिंग फ्रॉम द पैसेज। ओके, एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं होता, बट 100% ट्रू बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन द फैक्ट्स प्रोवाइडेड इन द पैसेज। पैसेज में जो लिखा है उसी के बेसिस पे अपने को करना है, कुछ अलग नहीं सोचना है, कंसिस्टेंसी रखनी है विथ पैसेज। पैसेज इज फाइनल, राइट? सो जैसे इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी आप इन्फर कर सकते हो, राइट? ये लिखा नहीं है, ये दोनों चीजों लिखी गई हैं, तो दिस इज योर इन्फरेंस, है ना? जैसे कि आवर एग्जाम्पल, ट्रम्प इज अ गुड मैन एंड नोबल इज गिवन टू गुड मैन, सो ट्रम्प कैन बी गिवन नोबल, इज द इन्फरेंस। समझ आई बात? ठीक है, बढ़िया। और अगर ये ऑथर बोल रहा है तो मानना है, अपने पर्सनल बिलीफ दूर रखने हैं, 2.5 नंबर का सवाल है, राइट? So what we'll do, this is the question, which of the following statement best reflects the most logical and rational inferences, यहाँ पे multiple inferences हैं, that can be made from the passage। passage से ये 4 inference किए गए हैं, we have to read them। the current method of food distribution are solely, ये trap word है, responsible for the loss and wastage of food। बोल रहा है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड है वही रेस्पॉन्सिबल है वेस्टेज ऑफ फूड के लिए। अरे यार, और भी तो चीजें होंगी ना वेस्टेज ऑफ फूड के लिए, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही थोड़ी होगा, बट ठीक है, मतलब वन तो बहुत ही एक्सट्रीम लग रहा है, तो सही नहीं होना चाहिए, लेट्स सी।
लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज. हाँ, लैंड प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है अगर फूड वेस्टेज है तो. रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट्स इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट. अच्छा, अगर फूड वेस्टेज कम होगा, रिडक्शन इन लॉस, रिडक्शन इन कार्बन फुटप्रिंट, सुनने में ठीक लग रहा है. पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ द फूड आर नॉट अवेलेबल. बोल रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज है ही नहीं अपने पास अवेलेबल. मतलब एज पर आवर नॉलेज ये तो है ना, मतलब नॉलेज नहीं लेना है. अब देखते पैसे जैसा बोलता है क्या कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं है, या टेक्नोलॉजीज, एब्सेंस ऑफ द टेक्नोलॉजीज आर कॉजिंग फूड वेस्टेज, पढ़ते हैं. लेकिन सही थोड़ी लग रहा है ये तो मतलब है ही नहीं. और ये फर्स्ट वाला भी सोलली थोड़ा गलत ही लग रहा है. तो देखते हैं, विल गो टू द पैसेज. अभी ये रफली रफली अपना अंडरस्टैंडिंग है कि फर्स्ट और फोर्थ में मजा नहीं आया उतना. तो लेट्स रीड द पैसेज. According to the Food and Agriculture Organization, one third of food produced for human consumption is lost or wasted globally. Food is lost or wasted throughout the supply chain. इधर क्या बोला, solely distribution पे. तो throughout मतलब प्रोडक्शन से कंजम्पशन पूरा एंड टू एंड पूरी सप्लाई चेन में ही फूड वेस्टेज हो रहा है. फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन, पूरी साइकिल में हो रहा है. तो ये तो वन तो गया, वन तो गलत है पैसेज का इन्फरेंस के हिसाब से, राइट. द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट्स इन लैंड डिग्रेडेशन. हाँ ठीक है, ये तो अपने को मालूम है. ये देखो आगे ना सेकेंड स्टेटमेंट, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड वेस्टेज. ये अपने को समझ गया. इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन बाय अबाउट 45%. ये तो काम का नहीं है. मेनली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ये ठीक है, जाने दो. And excessive groundwater extraction. The energy spent over wasted food results in about 3.5 billion tons of carbon dioxide. अच्छा, तो ये जो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, मतलब फूड वेस्टेज होने की वजह से कार्बन का भी बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज हो रहा है. सो मोर फूड वेस्टेज, मोर कार्बन फुटप्रिंट. तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस फूड वेस्टेज, लेस कार्बन फुटप्रिंट. सिंपल इन्फरेंस, लॉजिकल, राइट. अब आगे पढ़ते हैं, अभी देखते हैं कुछ पोस्ट हार्वेस्ट मिलता है क्या. Decay also decay also leads to harmful emission of other gases in the atmosphere. Addressing the loss and wastage of food in all forms is critical to complete the cycle of food sufficiency and food sustainability. Addressing loss कैसे करेंगे, all forms in कंप्लीट साइकिल ना, क्रिटिकल टू कंप्लीट साइकिल एंड फूड सफिशिएंसी. तो कुछ बताया नहीं यार पोस्ट हार्वेस्ट का, तो देर इज नो मेंशन ओनली पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इसका कुछ भी मेंशन नहीं. हाउ वी कैन इन्फर एनीथिंग. तो वन तो क्लियरली इन्फरेंस से ही गलत हो रहा है, और फोर्थ का मेंशन नहीं है. तो वन रॉन्ग करते ही वैसे भी आंसर आ जाएगा, तो एलिमिनेशन दिख जाएगा आपको क्लियरली. देखो 2 and 3 is the answer of this question. Fourth has no mention. So this is also not a logical inference to the passage, right? Got it? Now the this is a little difficult part of the RC, that is assumption based question. So assumption वाले में क्या होता है, थोड़े मुश्किल होते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना, बट बिल्कुल हर चीज को उसके मेरिट पे खेलना है. क्वेश्चन को उसके मेरिट पे आपको अटेम्प्ट करना है या नहीं, वो डिसीजंस लेने हैं. डोंट गेट स्केयर दैट इट इज एन assumption based question so it will be tough and I will skip it. No, first read the question. If you think question is doable, then you solve it, be it assumption based or not. Even sometimes the direct questions are difficult to solve, so you skip those. Sometimes assumption based questions are easy to solve, so you solve those. Okay, तो मेरिट ऑफ द क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी वो डिसीजन लेना होगा. अजम्पशन क्या होता है, द अनस्टेटेड प्रेमाइस, मतलब अज्यूम कर लिया है पहले, ऑथर कुछ अज्यूम कर लिया, हमको बताया नहीं है, कुछ अज्यूम किया और उन्होंने पैसेज लिख दिया. मतलब अपना वाला जो एग्जाम्पल चल रहा है कि ऑथर का अजम्पशन है कि ट्रम्प बहुत सही आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, उन्होंने बहुत सारे काम किए, पीस लविंग पर्सन है. फिर उस अजम्पशन के बेसिस पे ही हैज रिटन अ पैसेज दैट इज अ गुड पर्सन, इज डन दिस दैट, ये वो. तो उस अजम्पशन के बेसिस पे एक पैसेज है और फिर एक इन्फरेंस निकलता है. ओके, सो अजम्पशन पहले की जाती है पैसेज की, कि कुछ अज्यूम कर लिया. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अज्यूम्ड, जैसे कि आपने कोई थंबनेल देखा, कोई वीडियो देखा, यू अज्यूम्ड दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू क्लियर योर सी सैट. ठीक है, दिस वॉज योर अजम्पशन. एंड वॉट यू डू, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड, मतलब आपने कोर समझ लिया कि अच्छा दिस वॉज माई अजम्पशन एंड दैट इज वाई आई हैव क्लिक्ड द वीडियो, आई एम वॉचिंग द वीडियो. अब आप ये वीडियो को देखोगे, लास्ट में आपका इन्फरेंस होगा कि द वीडियो इज हेल्पफुल टू मी, मेरा भी क्लियर हो रहा है सी सेट, या मेरे को आरसी अच्छे से समझ आ गया. सो दैट विल बी योर इन्फरेंस.
मतलब इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली सेट कि होगा कि नहीं होगा, बट आफ्टर रीडिंग लर्निंग सो मच फिर आप उसको प्रैक्टिस करो तो ये कहीं ना कहीं आप इन्फर कर दोगे कि हाँ ठीक है, मेरा अजम्पशन ये था, दिस इज द एक्टिविटी दैट हैज हैपेंड एंड नाउ द इन्फरेंस इज कम। ये वापस हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ द पैसेज। बट अजम्पशन ये था कि आप कोई भी एक्शन तभी करते हो जब आप कुछ अज्यूम करते हो, यू अज्यूम दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल, यू क्लिक्ड इट, राइट, अंडरस्टूड। तो ये एक इनविजिबल फाउंडेशन होता है, अजम्पशन, अज्यूम कर लिया अपने आप, अपॉन विच ऑथर्स आर्ग्यूमेंट इज बिल्ट। तो आपका अप्रोच क्या हो सकता है, यू निगेट द अजम्पशन। अगर आपने अजम्पशन को नेगेट किया एंड ऑथर का मेन आर्ग्यूमेंट कोलैप्स हो जाता है, इफ यू नेगेट द अजम्पशन डज द ऑथर्स मेन आर्ग्यूमेंट कोलैप्स, if yes then it is a valid assumption, okay? For example, you assumed that the video is useful, so you are watching it, but if you negate the assumption that video is not useful, so will you be watching it? Ideally no, नहीं देखना चाहिए जो भी यूजफुल वीडियो नहीं है, एटलीस्ट लास्ट लेग ऑफ द प्रिपरेशन में सीरियस कैंडिडेट्स तो नहीं ये देखेंगे। सो आपको पता है कि वीडियो यूजफुल है, तभी वो आपने अज्यूम किया हुआ है, तभी आप यहाँ बैठे हुए हो और आप देख रहे हो, राइट? अगर यूजफुल नहीं है देख रहे हो तो ये नेगेट हो गया। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। इफ यू नेगेट द अजम्पशन देन द आइडिया विल कोलैप्स। यूजलेस वीडियो हमको नहीं देखना होता है तो यू वुड नॉट बी वॉचिंग इट, राइट? सो अज्यूम ही नहीं कर सकते कि ये यूजलेस वीडियो है, राइट? ओके, सो विल रीड द क्वेश्चन एंड उसके बाजू में पैसेज भी है, सो इफ यू वांट पॉज इट एंड रीड इट। Okay. Based on the above passage, the following assumptions have been made. Let's read the question. The food distribution mechanism needs to be reimagined and made effective to reduce the loss and wastage of food. ये पिछला वाला ही पैराग्राफ है जिसमें वो फूड वेस्टेज की बात हुई थी, यहाँ पे कार्बन की बात हुई है, here the land degradation thing is here. So we have read this paragraph already, the previous paragraph, उसी के ऊपर assumptions भी हैं, so we know the paragraph already, so we need not to worry. तो क्या ऑथर ने अज्यूम किया है, क्योंकि ऑथर ने बोला है ना कि फूड लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन, तो उन्होंने अज्यूम किया है कि हमें सप्लाई चेन जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है उसको री इमेजिन करने की जरूरत है, राइट? वी नीड टू री इमेजिन इट to make it more effective and to reduce the loss and wastage of the food. That is why he has written the entire paragraph where he is telling us that throughout the cycle सब कुछ थोड़ा थोड़ा खराब चल रहा है, there is a lot of wastage, degradation, carbon emission and so many things. So the author must have assumed that there is need to reimagine the distribution mechanism, right? तो ये assumption तो सही लग रही है. Now let's read the second assumption. Ensuring the reduction of wastage and loss of food is a social and moral responsibility of all citizens. All तो अपना ट्रैप वर्ड है, बट अपने को एकदम ही कॉन्टेक्चुअली चीजें पढ़नी है, सिर्फ ट्रैप वर्ड देखा कट करना है, नो, नॉट दैट, आई हैव नॉट टॉट यू दैट। वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द स्टेटमेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ऑल सिटीजन के साथ साथ सोशल एंड मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे प्यारे प्यारे सॉफ्ट वर्ड्स भी तो हैं। सारे सिटीजन्स की ये सोशल एंड मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है दैट आप फूड वेस्टेज मत करो। अच्छी बात है ना? जैसे अगर एक स्टेटमेंट आता है कि ऑल सिटीजन्स शुड फॉलो फंडामेंटल ड्यूटीज, और ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड बी ड्यूटी बाउंड, ऑल सिटीजन्स शुड बी ऑनेस्ट, ऑल सिटीजन्स शुड नॉट डू कचरा और शुड फोकस ऑन क्लेनलीनेस एक्सेट्रा, तो ये अच्छी बात है ना? like all citizens should promote communal harmony and all those things. तो इसमें all trap word थोड़ी हुआ, all के साथ एक soft and nice words are also joined ना, social and moral responsibility, and this kind of good reading and understanding the language of the statement will help you in GS also. So सिर्फ ऐसे एकदम isolation में trap words को नहीं देखना है। तो anyway ये assumption भी ठीक लग रहा है, क्योंकि अगर सिटीजन्स की सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लाइक वी आर डूइंग दिस थिंग, नेगेशन टेस्ट कर रहे हैं अपन, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो ऑथर ये बोल नहीं सकते दैट फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है दे आर ऑल्सो कॉजिंग द ट्रबल और दे आर ऑल्सो कॉजिंग द फूड वेस्टेज। See, think like this. If you are not responsible for something, it is not your moral responsibility to not waste food. Like you should minimize the food wastage as your responsibility. Then only author can say ना कि पूरी supply chain ही खराब है, मतलब प्रोडक्शन में भी वेस्टेज हो रहा है और लोग भी वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑथर ने अज्यूम किया होगा कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स, इट इज मॉरल एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स टू मिनिमाइज द फूड वेस्टेज, इसीलिए उन्होंने लिखा कि फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन में भी फूड वेस्टेज हो रहा है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस एंड यू हैव अंडरस्टूड। सी, अजम्पशन क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी डिफिकल्ट हो सकते हैं,
बट इफ यू प्रैक्टिस देम वेल इट कैन बी मैनेज्ड, ओके। बट इफ यू फाइंड कि ये बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है, स्किप कर दो, कोई बात नहीं। सारे इसके सारे अटेम्प्ट भी नहीं करने, अपने को सी सेट में बहुत स्कोप है स्किप करने का। देखा ना, 35-40 क्वेश्चन में भी आराम से क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो। तो इफ यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट तो स्किप कर दो, अदरवाइज थिंक लॉजिकली। दिस नेगेशन वाला टेस्ट अप्लाई करके देखिए, शायद काम आएगा। तो इसका क्या लग रहा है आंसर? दोनों अजम्पशंस आर वैलिड। ये भी रीड करिएगा प्लीज, क्या पूछा है। फॉलोइंग अजम्पशंस हैव मेड विच अमंग गिवन अबव अजम्पशंस आर वैलिड पूछा है। वैलिड पूछा है, इनवैलिड पूछा है, रॉन्ग पूछा है। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना है, ये वाली मिस्टेक तो बिल्कुल ही नहीं करनी, ओके। सो assumption based हो गया अपना फिफ्थ टाइप, this was the fifth type. Now we'll move to the sixth type which is implication. Implication मतलब implied है, implicit, like it's not explicit, it is implicit. So आप पैसेज पढ़ोगे उससे आपको समझना है, like this is the implication of it, some action is there and these are the consequences or implication of it, right? ये word अपन ने commonly भी बहुत सुना होगा. So what is implication actually? It is the logical consequence or hidden meaning. When you will read the passage there is some logical consequence. तो inference and implication थोड़ा बहुत है similar, पर implication is little deeper. It is a level deeper. Implication थोड़ा आगे का consequence या थोड़ा action type का element लग सकता है आपको. It is very similar to an inference, but it often points toward a practical outcome. Okay? क्या approach होनी चाहिए? Ask. If everything the author is saying is true, what naturally happens next? आ जाए अपने एग्जाम्पल पे। ऑथर का मानना है कि अजम्पशन किया उन्होंने कि बहुत गुड पर्सन है कोई, और नोबेल पीस प्राइज के लिए एक अच्छे इंसान को दिया जा सकता है। तो व्हाट कुड बी द इम्प्लीकेशन कि उस अच्छे इंसान को प्राइज मिल गया, राइट? दिस कैन बी नेक्स्ट इम्प्लीकेशन अगर दिया हो स्टेटमेंट्स में। सो दिस इज हाउ द नेक्स्ट इम्प्लीकेशन और द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी, एंड इट इज इम्प्लाइड, implicit होगा, it is not going to be explicit in the passage. Okay, so let's read one passage. पहले हम क्वेश्चन देखेंगे and then we will look at the passage. ठीक है? So कैसा आपका क्वेश्चन स्टेम कैसा दिखेगा? जनरली ऐसा, which one of the following statement best reflects the most logical, rational and practical message implied by the passage? Passage कुछ तो imply कर रहा है. Let's read. Knowledge of consumer behavior leads to more capital expenditure in manufacturing sector. Okay, could be, not very sure. Knowledge of consumer behavior simulates the growth of commerce and trade and thus helps in overall economic development of country. Okay, ऐसा कुछ बहुत ऑफ नहीं लगा. Interconnected devices gives a lot of comfort to home users and improve the overall quality of life. Okay, यहाँ पे knowledge of consumer behavior, यहाँ पे interconnected device, यहाँ पे भी interconnected device. Okay, मतलब इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का कोई कंज्यूमर मार्केट रिलेटेड बात होगा शायद पैसेज में. इंटरकनेक्टेड डिवाइस कैन बी एट सिक्योरिटी रिस्क एंड होम यूजर्स मे हैव प्रिवेसी रिस्क. ओके, तो ये तीनों स्टेटमेंट तो थोड़े ठीक ठाक लग रहे थे, ये थोड़ा सा अलर्ट वाला सिक्योरिटी प्रिवेसी का कुछ कुछ लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट लगा ये वाला ऑप्शन मुझे. सो वील रीड द पैसेज नाउ. ओके, कुछ ऐसा डायरेक्ट एलिमिनेट करने लायक नहीं लगा. सो वील रीड द पैसेज कि क्या है पैसेज इज अबाउट. Nowadays, there is a growing trend to use interconnected home devices. Okay, as consumer increasingly network their homes, the connected home device manufacturers and service providers will seek to overcome thin profit margins by gathering more of our personal data with or without our agreement. Personal data with or without our agreement, turning the home into corporate storefront. Corporate marketers will have powerful incentives to observe consumer behavior to understand the buying needs and preferences of the device owner. Okay, तो ये थर्ड ऑप्शन तो सीधा कट हो गया ना, सी वाला. ये कंफर्ट वाली तो कोई बात ही नहीं की है. इंटरकनेक्टेड अभी बहुत ट्रेंड में है ऐसा बोला, बट इट गिव्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट एंड ऑल, दैट इज नॉट मेंशन्ड हियर, राइट? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री की भी बात कही नहीं है, तो बी और सी तो क्रॉस हो गया अपना. डी और ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंज्यूमर बिहेवियर का नॉलेज से इतनी मेंशन नहीं है. काइंड ऑफ इट इज, एंड मोर ओवर इट इज अबाउट द इम्प्लीकेशन, लाइक द कॉन्सिक्वेंस और द आउटकम that we need to understand. It's like more strong thing, deeper level that we need to understand. तो इसमें जैसे ये बहुत strong चीज है, ऐसा roughly gist of the passage है कि we are using a lot of interconnected devices and manufacturers, service providers जो हैं वो अपने thin profit को, small margin of profit that they are getting, उससे better what they'll do, मतलब they'll get benefited from the consumer behavior and data kind of advertisement करके
बेस्ड ऑन आवर नीड्स एंड बाइंग प्रेफरेंसेस, एडवर्टाइजमेंट करके, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट दे के दे कैन गेट बेनिफिटेड, काइंड ऑफ वैसा कुछ बोल रहे हैं, अपना अंडरस्टैंडिंग अगर हो तो. सो इट इज मोर implied that it is talking about the security risk and data privacy, right? और उसमें भी देखो कैन बी, इंटरकनेक्टेड डिवाइस कैन बी एट सिक्योरिटी रिस्क एंड होम यूजर्स में हैव प्रिवेसी रिस्क. सॉफ्ट सॉफ्ट वर्ड्स डाले हैं, जबकि ये डेफिनेटली होने वाला है, राइट? सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन और व्हाट इज इम्प्लाइड फ्रॉम द पैसेज. और इसको ऑन अ होल मेजरली वही आइडिया बोला गया है पैसेज में. वॉट एवर इज सेड इन द पैसेज आपको उस पर फोकस करना है. ओके, सो दिस वॉज द इम्प्लीकेशन. नाउ लास्ट इज अबाउट कोरोलरी. कोरोलरी के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे मैंने पीवाईक्यूज में, दो चार ही आए हैं जितना मेरा एनालिसिस रहा है. 25 में ऑफकोर्स देयर वाज वन क्वेश्चन आई कुड फाइंड. तो कोरोलरी क्या होता है एग्जैक्टली? सी, इन्फरेंस, इम्प्लीकेशन, कोरोलरी रफली सिमिलर लाइंस पे. कोरोलरी एंड इम्प्लीकेशन थोड़ा अ लेवल डीपर जाना पड़ता है. इन्फरेंस इमीडिएटली आफ्टर द पैसेज, रीडर की अंडरस्टैंडिंग जो है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन इन्फर समथिंग. सो व्हाट इज कोरोलरी? A logical extension or outcome of the argument. So there is a passage, there is a main argument is there, उसका एक logical extension है या outcome है कि this is the idea, like something like implications. This is the core idea, its logical extension. थोड़ा आगे की बात की गई है या उसी में से कुछ derived किया गया. How you can approach it? Suppose if passage is true, then what naturally will follow? मतलब आपने जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा है कि पैसेज में बताया गया कि एक पर्सन है, इज अ वेरी गुड पर्सन हु इज पीस लविंग, हु हैज स्टॉप्ड मेनी वॉर्स एंड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द वर्ल्ड पीस एंड एनर्जी सिक्योरिटी. So if everything is true, then what is the corollary or what naturally will follow? Give that person recognition, right? That should follow. Something like that. वो corollary होती है कि पैसेज में जो जो बोला है ये factually अगर सब सही है तो अगला स्टेप यही होता है फिर. So how, what you can think, you should ask yourself what would logically happen next. मतलब ये सब सही सही हो गया तो अगला क्या होगा? जैसे अभी वेस्ट एशिया में वॉर छिड़ गई है, तो उसका एक कहीं ना कहीं लॉजिकल इम्प्लीकेशंस अगर हम सोचें कि प्राइजेस राइज होंगे, राइट, हर चीज महंगी हो जाएगी, ट्रैवलिंग डिसरप्ट होगी, ये सब लॉजिकली आप इन्फर करते हो, कॉम्प्रीहेंड कर लेते हो ना. तो सिंपल वैसा ही है, बहुत बड़ी बात नहीं है कॉम्प्रीहेंशन, नॉर्मल एवरेज थिंकिंग ही रखनी है अपने को, ठीक है? लेकिन नोट करो, इट मस्ट नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द मेन आइडिया. जो भी बोला है पैसेज में उसको मानना ही है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, कुछ नया सा नहीं करना. एक्सटेंशन हो सकता है, ऑपोजिट नहीं होगा, ठीक है? कि एकदम ही नया सा अजीब से ऑप्शन को चूज कर लेंगे हम. डोंट डू दैट. सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन कोरोलरी. वील रीड इट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कोरोलरी टू द पैसेज? ऐसा ही कुछ आएगा स्टेम आपका क्वेश्चन. तो ये क्या, अभी भी आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जा रहे हैं कि किस तरह से अपना क्वेश्चन दिखेगा. सो दैट इज हाउ इट विल हेल्प यू. So let's read the options. The benefit of economic reforms percolates down more slowly to the agriculture sector than in other sector of the economy. Okay, maybe. For India, the green revolution was not as useful as it was expected to be. Didn't like the statement यार. मतलब ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ इश्यूज थे बट काफी सक्सेसफुल था. इन्होंने इंडिया को एनर्जी सिक्योर बना दिया, सब कुछ था. वॉज नॉट एज यूजफुल पे बात आ गई यार. बहुत यूजफुल था ग्रीन रेवोल्यूशन. तो मतलब नॉट वेरी गुड स्टेटमेंट. आई एम नॉट लाइकिंग दिस स्टेटमेंट ओनली. इंडिया लैग्ड बिहाइंड अदर कंट्रीज इन अडेप्टिंग मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्न फार्मिंग. यार वी डू हैव ना मैकेनाइजेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ आया था, पर इतना भी सही नहीं लगा. नीड टू रीड द पैसेज. रूरल टू अर्बन माइग्रेशन रिजल्टेड इन स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, मैकेनाइजेशन, माइग्रेशन, इन सब की बात हुई है. लेट्स रीड द पैसेज. One of the dismal realities of the agricultural sector in independent India has been that it never experienced a high growth phase. Okay. Unlike the non-agriculture economy, the highest decadal growth for ये compound annual growth rate, it's not needed. मतलब क्या ही है? For agriculture has been just 3.5% in the 1980s. Also, after experiencing a spurt in a decadal growth during the 1980s, agricultural growth suffered relative stagnation thereafter. Okay, agriculture growth suffered relative stagnation. This is in sharp contrast to non-agricultural growth. Non-agricultural growth which consistently increased from 1980s to 2000s. ठीक है, बहुत सारा डेटा एग्जांपल देके मेजरली मुझे जो समझ आया
एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इसके बीच में कंपेयर किया है, सॉरी, इसके बारे में इसको कंपेयर किया है। एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है इट इज स्टेगनेंट, नॉट दैट फास्ट, एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है इट इज अ फास्ट ग्रोइंग। दिस इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग विद द डेटा बैकिंग एंड ऑल इज गिवन। ठीक है, तो इसमें क्या इंप्लीकेशन देखो यार, माइग्रेशन की तो एक वर्ड कहीं बात नहीं करी गई है, ग्रीन रेवोल्यूशन की कहीं बात नहीं करी गई है, मैकेनाइजेशन की भी कहीं बात नहीं करी गई है। जो बात करी गई है वो जनरली यही की गई है, बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म परकोलेट्स डाउन मोर स्लोली टू द एग्रीकल्चर सेक्टर देन इन द अदर सेक्टर। तो ये अंडरस्टैंडिंग, इन्फरेंस, वो सब कोरोलरी शब्द का मतलब समझे ना समझे, पर वॉट एवर रिटन इन द पैसेज शुड बी देयर इन ऑप्शंस। इफ देर इज नो मेंशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, नो मेंशन ऑफ मैकेनाइजेशन, नो मेंशन ऑफ माइग्रेशन, हाउ कैन यू assume or consider it as a corollary? like like you can maybe assume that agriculture sector is slow or it's not growing faster, stagnant, because the green revolution did not yield the result, the mechanization is not good enough, or the, but did the author say, ये आपका पर्सनल नॉलेज इंफॉर्मेशन लगाने किसने बोला? फर्स्ट थंब रूल, इसीलिए तो बताया ना रूल्स, कि खुद की नॉलेज, खुद का बिलीफ सिस्टम नहीं लाना है। इफ पैसेज हैज नॉट स्पोकन अबाउट इट, नहीं, इसको मार्क ही नहीं करना है। सो इट हैज स्पोकन अबाउट द बेनिफिट्स फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर देन अदर सेक्टर। अदर मतलब क्या ही है, नॉन एग्री, राइट, नॉन एग्री सेक्टर। सो सिंपली कोरोलरी पैसेज में दिया होगा, जो उसी के बेसिस पे आपको चूज करना है। आई होप यू फॉलोड एंड यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। कितने थे? आई थिंक वी हैड टोटल 11 क्वेश्चंस। सो राइट योर स्कोर इन द कमेंट्स कि आप लोगों ने अगर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया विथ मी, तो 11 में से आपका स्कोर क्या है? राइट इट इन द कमेंट, हाउ मच ऑन 11 यू आर गेटिंग। सो नाउ हाउ द पैसेज इज बेस्ड ऑन आफ्टर रीडिंग एवरीथिंग। सबसे पहले आता है अजम्पशन। यू अज्यूम्ड समथिंग, राइट, you assume, the author assumes something before writing the passage, then, एंड ये अजम्पशन के बेसिस पे ही पैसेज का पूरा बेसिस बना होता है। देन देर इज अ पैसेज और द कोर आइडिया, कोर थीम ऑफ इट, एंड देयर आफ्टर यू विल गेट इन्फरेंस, implication and or corollary, this type of thing. So generally, as I demonstrated, it is advised that you read the question first and then come back to the passage. It improves your speed as well as efficiency and accuracy. Okay, so what you can do, you can try this method. If it doesn't work for you and you want to read the passage first, do it, but at least for the assumption question, read the statements assumption first and then read the passage, because that is how flow is. So it will become little easier for you to understand whether the assumptions are right or wrong. You'll read the assumption first, then you read the passage and then mark the question. Okay, so this is one advice. I hope you understood how the passage is framed actually. Now a couple of tips for increasing the speed. First, read the question. This I demonstrated also and I told you that assumption, क्योंकि वो पैसेज के पहले आप अज्यूम करते हो, तो पहले assumption statements पढ़ लो. This helps in increasing the speed. कई बार पूरा का पूरा पैसेज भी नहीं पढ़ना पड़ता है. We saw in one of the instances. Then try to eliminate most illogical और extreme option. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते ना, जैसे यहाँ पे देखो, इसका तो हमें पैसेज भी नहीं पता ना, इसका तो हमें पैसेज भी नहीं पता है. सो पैसेज में अनलेस ये लिखा ना हो एकदम इलॉजिकल चीज, तब तक हम लोग इलॉजिकल को, कॉमन सेंस को, रियल वर्ल्ड थिंग को रॉन्ग ही मानेंगे. जैसे कि ये देखो, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड. अजम्पशन वाला क्वेश्चन है, डिफिकल्ट होता है, बट देखो ये कैसे इजीली सॉल्व होगा. फिजिकल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट्स आर सोली रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइयर प्राइजेस. सोली एक तो अपना ट्रैप वर्ड है, और गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी ही रेस्पॉन्सिबल है, ओनली गवर्नमेंट की गलती या जो भी है हाइयर प्राइजेस के पीछे. सी, अंडरस्टैंड करंटली the prices for many commodities have gone higher level. Why? Because there is global uncertainty and war in West Asia. तो उसमें गवर्नमेंट करे क्या? कितनी भी अच्छी फिजिकल पॉलिसी ले आए, अगर वॉर है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, तो प्राइस हाई होंगे ना. तो देयर कैन बी मेनी अदर फैक्टर्स, ओनली गवर्नमेंट पॉलिसी कैन नॉट बी सोल रीजन बिहाइंड द हाई प्राइस, राइट. तो ये स्टेटमेंट लॉजिकली पढ़ते ही गलत लग रहा है. मतलब ये जीएस का भी क्वेश्चन पढ़ लो, गलत ही होगा ना. और कोई भी ऑथर ऐसा अजम्पशन कैसे ही कर सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट जिम्मेदार है हर चीज के लिए. और ऑथर की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑपोजिशन की बात नहीं कर रहे ना. तो ऑथर अपना सेंसिबल एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में लिखते विद एग्जाम्पल एंड ऑल, और ऐसा नहीं लिखेगा कोई सोलली. हाइयर प्राइजेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड. अरे कुछ तो कर भाई अफेक्ट, मतलब हाइयर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट, ठीक है, लॉन्ग टर्म
सुन के लग रहा होगा, पर हर बॉन्ड को, गवर्नमेंट बॉन्ड हो, कुछ भी हो, सब अफेक्ट होंगे, राइट? सो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, so it is also not sounding very logical. There may be some effect. So which are the valid assumption? I think neither of the assumptions are valid, right? Making sense how you can, by reading, now you'll have to go to the passage and see if there is some extreme thing is given. मतलब हो सकता है ऑथर ऐसे हों जो बोलें कि गवर्नमेंट की ही गलती है, गवर्नमेंट को फिजिकल पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए थी, वैसी हो सकता है पैसेज में हो। अगर पैसेज में होगा तो आप उसको अंडरलाइन करके उसको जो भी है आप हाईलाइट हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा, एंड यू मार्क दिस स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दैट। बट ऑन द फेस ऑफ इट, इट इज लुकिंग रॉन्ग। Now, third tip is this. So this is my 2025 paper. In the exam hall, annotations are here. So what you should do, underline and circle the extreme or concluding words that I have discussed at the start of the video: due to, but, if, unless, all those words. So for example, here it's one of the passage where highlighting never, also, so there is something written and then there is also written, or maybe few words and all you can highlight it. So in this way what happens, suppose you read and you are not able to find the answer, तो आप यहाँ पे पढ़ के फिर इस वाले एक्सट्रीम वर्ड्स एंड एक्सेप्शन वाले वर्ड्स से क्विकली ग्लांस थ्रू करके आंसर पा सकते हैं। बट जनरली फर्स्ट रीडिंग में, वन रीडिंग में ही पैसेज समझना चाहिए। यू कैन नॉट वेस्ट टू मच टाइम। ओके, so this is how you can increase the speed. Now this is some of the analysis that I have done for क्वांट्स एंड एलआर ऑल्सो। तो इसमें मैंने ऐसे रखा है कि कौन से सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। हियर इफ यू कैन सी, दिस इज द year 2022 21 and there are questions like common themes across questions, and here also I've done some work. So as you guys know, I do a lot of data analysis and all those things. Those of you who have watched my GS analysis of PYQs and all, you must be knowing. If you have not watched, do watch the 25-24 PYQ analysis. काफ़ी beneficial होगा आपको to understand the exam hall mindset. तो ऐसे मैंने सब analyze किया है. So I am showing this to you. RC तो हम समझ गए. So before that let me discuss RC को कैसे handle करेंगे हम लोग. So there is going to be, we'll assume generally 27 RC questions, 29 थे 2025 में, पर we'll assume 27 questions RC के. So even if you give 2 minutes per question, so it will be 54 minutes. Okay, so इसको approx 50 minutes रखेंगे, not more than that. Generally it is advised कि 40 minutes में आप RC कर लो, but I will tell 40 to 50 minutes is fine if your accuracy is good. And let me tell you, 27 passages नहीं होते, वन पैसेज पे कई बार 2 क्वेश्चंस भी आते हैं, वन पैसेज 2 क्वेश्चन. सो यू हैव टू, जैसे वन वी सॉ ना अबाउट द फूड वेस्ट वाला, तो 2 क्वेश्चंस, तो एक बार पैसेज पढ़ लिया तो आइडिया तो क्लियर हो गया ना, तो थोड़ा टाइम बच जाता है. हाउएवर स्टिल आई एम कंसीडरिंग 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, तो भी अपना 50 मिनट्स में, अप्रॉक्स 50 मिनट्स में 27 क्वेश्चंस हो सकते हैं. एंड इफ यू आर लाइक नॉट वेरी श्योर इन फ्यू क्वेश्चंस, अजम्पशन या समथिंग इज यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट, तो कोई 25 अटेम्प्ट करो, 24 अटेम्प्ट करो. बट इफ यू हैव फॉलोड दिस वीडियो, इफ यू हैव अंडरस्टूड इट एंड नाउ यू विल प्रैक्टिस इट, दैट इज द होमवर्क दैट आई एम गोइंग टू गिव. सो what you need to do, you'll solve suppose 24 25, try to get good accuracy, like if you're solving all 27, try to get 23 to 25 correct. And for 25 24, like RC should be 20 plus correct, would be good attempt, it will help you a lot. So generally 20 plus should get correct, and many people are able to score 23 24 correct. Like I used to get a lot of RCs correct, like 1 2 3 गलत ही होते थे, बाकी 23 24 सही हो जाते थे. तो इतना कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा, इट कैन बी डन. सो सी 27 का तो अपना सेट हो गया, बट इतने से नहीं होगा. टू क्वालिफाई सी सेट वी नीड टू ऑल्सो like understand the theme repetition and few questions we have to pick from मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग ऑल्सो. एंड ऑफकोर्स जिनको बहुत अच्छे से मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग आता है वो यहाँ पे होते भी नहीं अब तक, उन्होंने आरसी देख के थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से खत्म कर दिया होता है कि ठीक है दे मैनेज. जिनको जनरली 60s 70s में नंबर आ रहे हैं, 60s 70s वाले बच्चे जो हैं, उनको थोड़ी सी इशू है सी सेट में. तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं ये एनालिसिस इसीलिए दिखा रही थी कि इफ यू वांट कि मैं ये मोस्ट रिपीटेड थीम्स या कुछ ऐसे 4-5 क्वेश्चंस जो आते ही आते हैं, या सम फैक्चुअली, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव फिगर्ड आउट फ्रॉम लाइक 2-3 years
ऐसे सॉल्व कर करके पीवाईक्यूज पता चल गया कि जैसे 111 222 एनएनएन फॉर्मेट में जो नंबर होता है इसके फैक्टर्स हैं 37 एंड 3। ये और भी होगा बट कुछ नंबर्स के, बट ये तो है 37 तो है और 3 भी है एक्चुअली। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन केम अगेन इन 2025 और ये पहले भी था, 24 में भी था, फिर उसके पहले भी कभी था, 2019 में भी कुछ तो था। सो अब अगर 26 में फिर से ऐसा क्वेश्चन आता है वेयर एन 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 इज में का फैक्टर कौन कौन है, तो उस टाइप के पैटर्न एनालिसिस उस डेप्थ में मैंने किया जिससे 4-5 क्वेश्चन, मतलब वील मेक नोट्स, 1-2 पेज का नोट्स बना लिया और 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इस लेवल पे एनालिसिस करके फॉर कॉन्स एंड एल आर ऑल्सो वी कैन मेक आवर लाइफ लिटिल ईजियर एंड थोड़ा सा फियर भी कम हो जाएगा, राइट। सो आफ्टर डूइंग आरसी अपने को लॉजिकल रीजनिंग का और क्वांट्स का भी थोड़ा सीखना पड़ेगा कि हाउ वील टैकल दैट सेक्शन ऑल्सो, क्योंकि एक 35 to 40 का रेंज अपने को अटेम्प्ट करना है। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यूपीएससी ड्रॉप्स फ्यू क्वेश्चन, मे बी हिंदी ट्रांसलेशन गलत हो गया या फिर सपोज लाइक देयर इज सम मिस्टेक इन द पेपर और समथिंग, तो एक आध क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है। तो वो रिस्क नहीं लेना, लाइक वी शुड डू 4-5 क्वेश्चन प्लस, 4 to 5 क्वेश्चन प्लस करेंगे तो सेफ जोन में रहेंगे। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। सो इफ यू वांट, पहले तो आप लोग आरसी को 2021 टू 2025 के पेपर्स में पीवाईक्यूज में वॉट एवर यू लर्न इन टूडेज सेशन, ये सब इन पीवाईक्यूज में अप्लाई करके देखिए एंड सी हाउ योर एक्यूरेसी इज कमिंग। 5 साल के पेपर्स कर लेंगे 27 into 5, इतने क्वेश्चंस आर गुड इनफ। आई बिलीव मी, यूपीएससी के पीवाईक्यूज और ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग इफ यू विल इम्प्लीमेंट यू विल बी वेरी गुड विद आरसीज। तो ये ट्राई करिए, बहुत ज्यादा भी नहीं है, इतने एफर्ट आप कर सकते हो, प्लीज करो। यू हैव 3 संडेज आफ्टर दिस वीडियो इज मेड ऑनलाइन। आफ्टर दैट यू विल हैव 3 संडेज। इन 3 संडेज को तो 3 फुल लेंथ पेपर लगा ही लो सी सेट का, आफ्टर जीएस एंड देयर आफ्टर सी सेट, ठीक है। हो सके तो वीकडेज में 2021 एंड 2022 के भी लगा लो। 23, 24, 25 तो मस्ट है। 25 वाला तो थोड़ा, 23 इज गोइंग टू बी एक्सेप्शनल पेपर, बट ठीक है कर लो, उसमें भी पैटर्न्स आप देख पाओगे। ओके, सो यू शुड डू पीवाईक्यूज फॉर आरसी, तो करना ही करना है, जितना कर पाओ बेस्ट है एंड पूरा फुल लेंथ भी करेंगे। हाउएवर इफ यू वांट कि ये वाले टाइप के एनालिसिस के लिए मैं एक और वीडियो बना के लाऊं, तो फिर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सो व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीसैट इज हाउ यू कैन क्लियर सीसैट क्लियर, how to do it. There are 3 things majorly, I will say. There is theory, for example today's theory RC lecture, right, we did RC lecture. Then there must be analysis, फॉर एग्जाम्पल जो लॉजिकल रीजनिंग इसकी है, सबकी ही एनालिसिस करनी पड़ती है ऑफकोर्स। तो सपोज एल आर एंड क्वांट की एक अच्छी एनालिसिस की, मोस्ट रिपीटेड थीम्स वगैरह थोड़ा थोड़ा हल्का देख लेंगे एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्स एग्जीक्यूशन। पीपल से CSAT is more about skipping the question than choosing, but in the exam hall pressure कैसे उसको चूज करें, विच वन टू स्किप एंड ऑल, वो समझ आना बहुत जरूरी है। तो एग्जीक्यूशन के लिए व्हाट आई कैन डू, 2025 का सीसेट पेपर का, जैसे मैंने जीएस पेपर 2025 सॉल्व किया था, वैसे ही 25 के सीसेट पेपर को लाइव अटेम्प्ट करके, दैट हाउ आई स्किप्ड द क्वेश्चन एंड हाउ आई डिड द आरसीज, वॉट एवर वी डिस्कस टूडे, यही सारी टेक्निक को कैसे एक्चुअल में इंप्लीमेंट किया। सो यू लर्न द थियरी, ये वाला तो आज हो गया फर्स्ट वन। Second, I can come up, this will need a little research and analysis, but I will try to come within a week, मैं एक अगले जल्दी ही, because I understand the exam is near, तो very soon I will come with this analysis video if you want, and then I can show how to execute these learnings. Okay, तो ये तीनों मिलके you will be in a very good position to clear the CSAT. So if you think you need this, you are somebody who is struggling with CSAT and you really need this and this can help you, then you write 1 on 3, बिकॉज 3 वीडियोस हम बनाएंगे सीसेट का सीरीज के लिए। तो आपने फर्स्ट अगर देख लिए, यहाँ पहुंच गए हो और आगे के ये दोनों भी आपको लग रहा है कि ये यूजफुल होंगे, तो 1 on 3 लिख दीजिए। एंड ऑफकोर्स आई एम श्योर आपने पेपर मेरे साथ सॉल्व किया होगा, तो अपना जितना भी 11 में से नंबर बना है वो भी लिख दीजिएगा आपका स्कोर। सो आई विल अंडरस्टैंड दैट यू वॉन्ट मी टू मेक दिस वीडियो। ओके, सो आई होप यू लर्नड अ लॉट अबाउट आरसी, कीप प्रैक्टिसिंग इट ऑन द PYQs and all the best for your paper.